क्या हाल है दोस्तों। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आया हूँ। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूँ कर्नल मनदीप सिंह मान। ये कमीशन हुए थे महार रेजिमेंट में, लेकिन कमांडो कोर्स के दौरान ही जहाँ उनको इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिली थी, उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा पैरा में क्यों नहीं जाते। उन्होंने एप्लीकेशन भरी और चले गए 10 पैरा एसएफ में। जी हाँ, 10 पैरा एसएफ में ये गए और श्रीलंका में इन्होंने बहुत जबरदस्त हिस्सा लिया उस पूरे ऑप भवन के अंदर। एंड ही गॉट वेरी बैडली इंजर्ड इन श्रीलंका। वहां से उनको एयरलिफ्ट किया गया, काफी बॉडी में ऑपरेशन हुए। आज भी इनके शरीर में 50 से 60 जो है छर्रे कह लो या ग्रेनेड के जो ब्लास्ट के जो ग्रेनेड के जो टुकड़े हैं उनके शरीर में आज भी मौजूद है। उसके बाद इन्होंने 10 पैरा की कमांड इनको मिली नहीं, कोई और उनसे थोड़ा सीनियर ऑलरेडी थे वहां पे, तो इनको कमांड मिली 21 पैरा एसएफ। जी हाँ, 21 पैरा एसएफ एक बहुत बेहतरीन यूनिट है, स्पेशल फोर्सेस यूनिट है इंडियन आर्मी की। इन्होंने उस यूनिट के साथ कुपवाड़ा में काम किया और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बहुत जबरदस्त काम किया इन्होंने, मणिपुर के इलाके में 21 पैरा एसएफ में। और इनका नाम है स्पेशल फोर्सेस में वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री लीडर्स। तो उनकी एनडीए की जर्नी एकदम सिविल बैकग्राउंड से, केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं। फर्स्ट चांस में एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर किया, एसएसबी क्लियर की, और फिर उनकी लाइफ की जर्नी मैं आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन कमाल की बात क्या है इस वेटरन की, अब वो 62 साल के हैं। ही इज कमीशन इन 1982, 61st कोर्स एनडीए गोल्फ स्क्वाड्रन। लेकिन अब जो है वो फौज छोड़ने के बाद उन्होंने तकरीबन 15 साल कॉरपोरेट में काम किया, एचसीएल में काम किया, बार्कलेज के लिए काम किया, और अब ये फुल टाइम अल्ट्रा मैराथन रनर बन गए। आप देखो, जिंदगी में अगर माइंड सेट हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इन्होंने सबसे पहले कुछ साल पहले मंगोलिया में जाके पहली अल्ट्रा मैराथन रन की 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर 5 दिन मंगोलिया के गोबी डेजर्ट के अंदर, बहुत टफ रेस होती है, वो क्लियर की। उसके बाद पिछले साल इन्होंने भारत में 5,500 किलोमीटर क्लॉक किए पिछले साल। इतने किलोमीटर लोग पैदल नहीं करते हैं, साइकिल पे भी नहीं कर पाते हैं। और अब जो है, आज मैं इनको किस लिए इस पॉडकास्ट में लेके आया हूं, क्योंकि इनका जो अगला चैलेंज है 2024 के लिए, वो है मार्च से अप्रैल वो 1,000 किलोमीटर की एक एपिक दौड़ करना चाहते हैं। जी हां, 1,000 किलोमीटर भूतपूर्व सैनिकों के लिए, वेटरन्स के लिए, और पूरे बॉर्डर के इलाके में। ये दीव से स्टार्ट होगी गुजरात में, फिर द्वारका जाएंगे, फिर राजस्थान का बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर, और फिर जेएंडके पहुंचेंगे। तो इनके साथ हम चाहेंगे कि जितने भी पुराने सैनिक हैं हमारे, सोल्जर्स हैं, नेवी के हैं, सेलर्स हैं, एयरमैन हैं, ऑफिसर्स हैं, कोई भी हैं, या उनके बच्चे हैं, या आम नागरिक हैं जो हिस्सा लेना चाहते हैं इनकी रेस में, आपने हिस्सा लेना है। इसके पूरे डिटेल में अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे शेयर करता रहूंगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। और लास्ट में मैंने इनसे बात की है, आजकल हर बच्चा पैरा एसएफ में जाना चाहता है। हर एक कोई चाहता है मैं एनडीए जाऊं, आईएम में जाऊं और पैरा एसएफ में चले जाऊं। तो पैरा एसएफ के लिए क्या माइंडसेट चाहिए, किस प्रकार की सोच चाहिए, किस प्रकार की आपको मेंटली अपने आप को ट्रेन करना है। सो बहुत ही इंस्पायरिंग टॉक रहा, बहुत मुझे मजा आया, मुझे खुद काफी कुछ सीखने के लिए मिला। सो दिस इज फॉर यू ऑल। आई प्रेजेंट टू यू कर्नल मनदीप सिंह मान, ex-CEO of 21 Para SF and now a renowned ultra marathon runner. Enjoy this podcast and subscribe to this channel, because my second innings is for your first innings. Thank you. Jai Hind. कल मनदीप सिंह मान, व्हाट अ प्लेजर टू होस्ट यू ऑन मोर टॉक्स टुडे। कल ही फोन पे बात हुई और आज हम जो है वी आर कनेक्टेड एंड रिकॉर्डिंग दिस। व्हाट अ प्लेजर टू सी यू ऑन माय शो एंड यू आर वेरी इंस्पायरिंग। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक विद यू। थैंक यू वेरी मच जनरल मोर एंड मेरे लिए इससे और क्या सौभाग्य होगा कि मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों के साथ बातचीत कर सकूं और अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मेरी एक जर्नी काफी यूनिक रही है आर्मी में, और फिर उसके बाद कॉरपोरेट में, फिर उसके बाद जो आजकल मैं कर रहा हूं, और जिस तरीके का मेरे अंदर जज्बा है, मैं चाहता हूं कि और हमें हमें और कुछ और बहुत कुछ करना चाहिए एज ए वेटरन। बिल्कुल सही बात है। मैं भी जब आपसे बात हुई ना, वो कनेक्शन जबरदस्त था। मैंने कहा फौजी वेटरन,
एनडीए से फिर छोड़ दी फौज, जब तक फौज में काम किया दबा के काम किया, और उसके बाद कॉर्पोरेट में, एंड अब यू आर अ रोल मॉडल, आप दौड़ रहे हो। मतलब इस एज में लोग जो है पोता पोतियों को खिलाते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठे रहते हैं, आप दौड़ रहे हो, ये बड़ी कमाल की बात है। तो आपकी लाइफ तो सच में यूनिक भी है और इंस्पायरिंग है, तो मैं भी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो सबसे पहले बताओ मुझे कर्नल मनदीप मान, कि आपने एनडीए कब ज्वाइन किया, और क्या आपकी फैमिली में कोई फौज में था, या ऐसे ही जज्बा था कि फौजी बनना है? सो मैं फौज में तो जज्बा था शुरू से, स्कूल में भी लोग हम फौज के बारे में बात करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे को मोटिवेशन या प्रोत्साहन मिला मेरे कुछ रिलेशंस में, कुछ अंकल्स और एयरफोर्स में थे और आर्मी में थे। और फिर मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई जो था वो एनसीसी में था, और उसमें उनका जज्बा था कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करे, और उन्होंने बहुत जी जान से कोशिश करके, बिकॉज वो एनसीसी में थे और सी सर्टिफिकेट और अच्छे फ्लायर भी थे, तो उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन करने की ठानी। तब तक मैंने अभी सोचा नहीं था कि मैं कहाँ जाऊंगा, आर्मी में या एयरफोर्स में क्या करूंगा, लेकिन फौज में जाने का जज्बा बहुत था, क्योंकि रिलेशंस में हमारे अंकल्स वगैरह काफी फौज में थे, हम उनको मिलते रहते थे और उनका एक डिसिप्लिन लाइफ देखते थे। जब छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में हम जाते थे, उनके साथ रहते थे। तो फौज का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल जिसे पोल्यूशन नहीं है और सब चीज वेरी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो देख के हमारे मन में बहुत गर्व महसूस होता था कि हमें फौज ज्वाइन करना चाहिए। फिर स्कूल में भी कई सारे हमारे क्लास फेलोज थे जिन्होंने बोला कि भी हम फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तरह से मैंने भी फौज के लिए तैयारी करी। और जैसे 10th पास हुआ, मैंने एनडीए का एग्जाम दिया। एनडीए का एग्जाम, मेरा मैथ स्ट्रांग था, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी सी अपनी कोचिंग वगैरह ली थी पूसा रोड पे जो इंस्टीट्यूट थे, तो वो हमारी थोड़ी इंटरव्यू वगैरह की प्रैक्टिस करा देते थे। और थोड़ा इंग्लिश वहाँ पे जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे आएगा और कैसे हमें उसको अटेम्प्ट करना है, वो सब चीज बताते थे। तो वो मेरे लिए काफी मददगार रहा। और साथ ही साथ मैं अपने अंकल्स वगैरह से भी बातचीत करता रहता था और उनसे पूछता रहता था भी किस तरीके की एनडीए के लिए, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे प्रैक्टिकल चीजें बताई कि कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कोई आपके अंदर एक मकसद होना चाहिए, आप उस मकसद को लेके चलोगे। और क्यों फौज ज्वाइन करना चाहते हो वो आपके मन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्यों आपके अंदर इतना देशभक्ति का कैसे ये जज्बा आता है। और उस तरीके की फिर जो वो बात करते थे, तो वो सब चीजें जो है मेरे लिए काफी मदद मिली मुझे एनडीए क्लियर करने में। और फर्स्ट टाइम में मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया, और उसके बाद मेरे को एनडीए में ये अपॉइंटमेंट लेटर या जो भी मिलती है तो लेटर, वो फर्स्ट चांस में आपने रिटर्न भी क्लियर किया, फर्स्ट चांस में मिली। इंटरव्यू क्लियर किया, और ज्वाइन कब किया आपने, 78 में? 79 जनवरी में, तकरीबन 15 जनवरी या उससे एक दो दिन, मेरे 13 या 15 जनवरी इस तारीख को मैंने ज्वाइन किया था। और उस समय एनडीए पूरा एक जगह पे नहीं था, हमारा फर्स्ट टर्म घोरपुड़ी में होता था, जो कि एक अस्तबल है वहां पे, राइडिंग बैरक्स या कह लो कि घोड़ों को रखने की जगह। इट वाज रिसेंटली उसको ठीक ठाक किया गया था रहने के लिए, लेकिन फिर भी इट वाज ऐसा नहीं था जो कि आपका मेन एनडीए बिल्डिंग जो खड़कवासला में है वैसा नहीं था। एक घुरपुड़ी स्टेशन के तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर होते थे हम। और उस समय हमें पता नहीं था कि एनडीए एक्चुअल मेन बिल्डिंग में जब हम जाएंगे तो हमारा किस तरीके का, हमारा किस तरीके की हमारी सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होगी, और कैसे वो हमारे को हमसे काम करवाएंगे, वो सब हमें नहीं इतना पता था। तो शुरुआत में तो हम बिल्कुल जैसे फ्री थे वहां पे, और अपना जो भी काम होता था वो करते थे, दिलचस्पी लेते थे। लेकिन वहां पे सीनियर की तरफ से कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था घोरपुड़ी में फर्स्ट टर्म में। तो सेकंड टर्म में आके फिर शुरू हो गया एनडीए की सही चाल, और तब तक जो है ये भी पता है रहा, वापस नहीं आते, घर वाले क्या कहेंगे। हाँ, एक्चुअली मैं जब 6 महीने के बाद घर आया तो मेरे माता पिता ने देखा काफी बदलाव आ गया है। एक तो वहाँ एनडीए में थोड़ा बुलशिट और ये गाली गलौज, मतलब थोड़ा अंग्रेजी में बोलने वाली वो आदतें हैं, तो वो हम्म। सब चीज जो है मेरे उसमें आ गई थी, तो उनको लगा कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये इस तरीके की थोड़ी स्ट्रिक्ट लाइफ होती है, इस तरीके का काम करना पड़ता है। और थोड़ा सा बोलने के तरीके में भी मेरे काफी मतलब चेंज आ गए पहले 6 महीने में ही।
और बिफोर मैं एनडीए की मेन एकेडमी में हम गए तो एक छोटा सा आई वुड से एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम एनडीए ट्रेन होती है जो कि हाँ हाँ पूना से चलती है, और इधर नॉर्थ इंडिया के लिए यूपी और बिहार और दिल्ली वालों के लिए, तो हम उस ट्रेन में थे। तो उसको एनडीए स्पेशल कहते हैं। तो मेरे को क्योंकि मैं एनडीए में, दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि भाई ये ठीक है, काबिल है, तो इसको क्वार्टर मास्टर बना दिया ट्रेन का, अपने कोर्स का। यानी कि जो मैं 61 एनडीए में गया था, तो उसका मेरे को क्वार्टर मास्टर बना दिया। और मैं काफी जोशीला बंदा था उस समय। तो मैं क्वार्टर मास्टर होने की हैसियत से जो एनडीए का एक्चुअल एसीए होता था उस समय, एक रंधावा होते थे, एसीए रंधावा, 57 कोर्स के होते थे। तो वो भी उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि जो हमारे कोर्स के कुछ लोगों ने बोला उन्हें उन्हें खाना नहीं मिला है, लंच नहीं मिला है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको लंच नहीं मिला, मैं जाके बात करता हूँ। तो जो एनडीए की ट्रेन के एसीए रंधावा थे, तो फिर मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि कुछ लोगों को हमारे बोगी में, जो 61 एनडीए मतलब जूनियर हैं सबसे, उनको लंच नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको मिला? मैंने कहा नहीं, हमें भी नहीं मिला। मैंने तो बोला मेरे को तो बाद में मिलेगा, पहले मेरे जो कोर्समेट्स हैं उनको सबको मिलना चाहिए, तभी मैं लूंगा, कि कुछ कम आए हैं खाने, पैकेट्स कम है। तो उन्होंने मुझे बोला वो लास्ट बोगी में आप जाओ, वहां पे आपको मिलेगा। और बोला वहीं पे रहना जब तक मैं नहीं आता। और मैं चला गया लास्ट बोगी में, सोचते हुए कि वो एसी रंधावा आएगा और वो देगा हमें अपना लंच। लेकिन जब हाँ मैं लास्ट बोगी में पहुंचा, वहां पे उन्होंने मेरा ऐसा भूत बनाया ऐसा भूत बनाया। तो उन्होंने हाँ बोला बेटा तुम तो खाना पीना भूल जाओ। और उसमें उन्होंने ये भी मुझे बोला कि अभी आप एनडीए आए नहीं हो, अभी आप घोरकुड़ी में हो, जब आप एनडीए आओगे तो आपकी अच्छे से और यू नो आपकी वो की जाएगी। आपकी तो फिर मैं आपकी जो है आपका इस्तकबाल किया जाएगा। हाँ, तो मैं उस समय नया था ये सीनियर्स की रैगिंग वगैरह से। तो काफी फिर उन्होंने मेरे को मतलब करने के लिए पहले पूरियां खिलाई पानी के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने सब्जी खिलाई। और फिर वो, अब वो खाया तो जाता नहीं है, तो उसको आपको निगलना पड़ता है। वो खिलाने के बाद फिर मैंने उल्टी उल्टी भी करी वहां पे। और फिर उसके बाद उन्हीं के कपड़े भी गंदे करे। फिर उन्होंने बोला कि ये कपड़े आप लेके जाओ, और अगली बार जब आप आओगे छुट्टी से तो ये धुलवा के लाना, अपने ड्राई क्लीन करवा के लाना। तो वो मेरा पहला हादसा था जब सीनियर के साथ मेरा ये हुआ। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम गोल्फ स्क्वाड्रन में ही जाओगे। और मेरे को बोलते कि गोल्फ स्क्वाड्रन जो है सबसे बेकार स्क्वाड्रन है, इसलिए हम मेक श्योर ये इंश्योर करेंगे तुम गोल्फ स्क्वाड्रन में जाओ। तो एक्चुअली जब मैं वहां पहुंचा एनडीए वापस छुट्टी के बाद, तो मुझे गोल्फ स्क्वाड्रन ही मिली। और उनका जो नजरिया था, बिकॉज गोल्फ स्क्वाड्रन उस समय अच्छा नहीं कर रही थी, तकरीबन 11वें 12वें नंबर पे आती थी। तो मैं वहां पे आया, तो मैंने कहा यार, तो हो सकता है कि उन्होंने ही कुछ कहा हो, लेकिन उनका कोई इसमें हाथ नहीं था सीनियर्स का। लेकिन बाद में पता चला कि गोल्फ स्क्वाड्रन के अंदर हम सब सब बढ़िया लोग थे। इनफैक्ट जो हमारे एसीए बने गोल्फ स्क्वाड्रन हमारे कोर्स से, वो भी नागेश राव, वो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, वो भी गोल्फ स्क्वाड्रन के थे। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, वो भी गोल्फ स्क्वाड्रन के थे। हाँ तो काफी, इंजीनियर्स के अभी रिटायर हाँ हुए हैं। इंडियन थी, हाँ वो सब बहुत अच्छे लोग हमें वहाँ पे ग्रुप में 61 एनडी के आए। और फिर ये भी एक हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन और इंस्पिरेशन की बात है कि गोल्फ स्क्वाड्रन ने 11th नंबर से हमारे टाइम में आते आते अपना बैनर जीता, और हम दूसरी साइड में अपने खड़े होने लगे, लेफ्ट से राइट में आ गए। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ज्वाइनिंग एनडीए। और जो एनडीए ज्वाइन करने के बाद जितना भी, जिसे कहते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स इश्यूज थे गोल्फ के, उसको सॉर्ट आउट किया, और जाके हम फर्स्ट पोजीशन पे आए जब हम वहां से पास आउट करे। तो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। इनफैक्ट आज ही ना मैं सुबह जब लाइव कर रहा था न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो उसमें माइकल जॉर्डन का कोट था कि टैलेंट कैन विन यू गेम्स, बट चैंपियनशिप जीतने के लिए टीम वर्क और इंटेलिजेंस चाहिए। इंटेलिजेंस मतलब प्लानिंग, जो हम फौज में करते हैं यूनिट में। मैं भी ऐसे यूनिट में रहा हूं जहाँ की चैंपियन बनना ही बनना है जैसे मर्जी। तो यू प्लान। तो स्क्वाड्रन में आई कैन इमेजिन आपने आपने आपके फ्रेंड्स ने बहुत प्लानिंग करी होगी, बहुत स्ट्रेटजीज लगाई होंगी, और सिलेक्शन किया होगा, जिससे कि 11वीं 12वीं से चैंपियन बनना इतना आसान नहीं है। तो कुछ शेयर कर सकते हो वो क्या थे वो टीम स्पिरिट के जो आपके सम पॉइंट्स और प्रिंसिपल्स दैट यू फॉलोड?
हाँ, एक तो सबसे हमारी कमजोरी ये रही थी कि हम सोचते थे कि हमसे कुछ नहीं होगा और हम नहीं जीत पाएंगे। दैट वाज आई थिंक द मेंटल, जिसे कहते हैं, ब्लॉक था हमारे मन में। तो उसके लिए मैं पूरा जिम्मेदार बनाऊंगा बताऊंगा जो हमारे स्क्वाड्रन कमांडर और ऑफिसर्स थे वहां पे। हमारे स्क्वाड्रन कमांडर थे स्क्वाड्रन लीडर करम बाया, और हम्म। उन्होंने एक हमारे मन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा किया कि आप सबसे बढ़िया हो, चाहे आप कैसे भी हो, आप सबसे बढ़िया हो। तो दैट कॉन्फिडेंस सबसे पहले तो उन्होंने हमारे मन में डाला। और फिर हमारी टीम भी जो सब लोग हम थे, वी वर गुड फिजिकली एंड एथलेटिक्स वाइज, सब चीज गेम्स वगैरह में हम बहुत अच्छे थे। तो जैसे नागेश राव, आई he used to play all the games. I used to play, except for maybe football, I was also playing most of the games. देन एकेडमिक्स में भी हमने काफी अच्छा किया। और मेरे को एक चीज और अच्छी लगी, और ज्यादा मुझे अपने बारे में समझा, मुझे अपने बारे में मेरे को समझ में आया कि मैं एक अच्छा एथलीट हूँ। जो कि मुझे इतना नहीं पता, मैं भागता जरूर था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं हर्डल्स भी कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग जंप भी कर सकता हूँ, और मैं 400 मीटर्स भी भाग सकता हूँ। तो ये सब चीजें एक हमारे ही कोर्स में एक कैडेट थे, वो मणिपुर के थे। तो ही वॉज फ्रॉम मणिपुर एंड ही वॉज अ वेरी गुड एथलीट एंड हाई जंप करते थे। और अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन उसने मुझे भागते हुए देखा, तो उसने बोला कि तुम जो है अच्छी 400 मीटर्स की रेस भाग सकते हो। क्योंकि उसे लगा कि मेरे अच्छे स्ट्राइड्स हैं, मेरे में स्टेमिना भी है। तो उसने मुझे बोला कि तुम 400 की तैयारी करो। तो उस हिसाब से मैंने 400 की तैयारी करी, और 400 मीटर हर्डल भी किया। तो 400 मीटर्स हमने रिले, वो सब हम जीतते गए। तो जब मुझे ये पता चला कि मेरे अंदर स्टेमिना है और मेरी लॉन्ग स्ट्राइड्स हैं, तो मैंने उसके ऊपर काफी फोकस किया। और इस तरीके से हम एथलेटिक्स की चैंपियनशिप भी ले लिए। फिर क्रॉस कंट्री होती है, उसमें भी हमने नंबर 2 पोजीशन ली। ड्रिल में हम अच्छे थे, और एकेडमिक्स में भी हमने काफी, बिकॉज हम इतने अच्छे नहीं थे जैसे कि फर्स्ट बटालियन के, लेकिन फिर हमने मेहनत करके एकेडमिक्स में भी काफी इंप्रूवमेंट करी, जिससे कि ओवरऑल बैनर में हमारी पोजीशन जो है 11वीं से फर्स्ट आ जाए। और उसके बीच में भी कई कोर्सेज थे, जैसे 58 कोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्स था हमारे एनडीए में। तो उनके सीएसएम, उनके एससीसी, उन्होंने भी काफी जोर लगा के जो है, जैसे एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और वो इतना ज्यादा उन्होंने हमारे को, जिसे कहते हैं, रैगिंग वगैरह नहीं किया, टाइम दिया और काम करने के लिए। और उस हिसाब से जो है हमारी जो सफर था एनडीए का काफी अच्छा निकला। और हम जो है बैनर लेके वहां से निकले। ग्रेट। तो ये कमाल की बात है, ये होता है, खुद को पता नहीं होता है। खास तौर पे अगर आप जैसे आप केंद्रीय विद्यालय से आए हो, लेकिन जो हम मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में तो ये चीज शुरू में हो जाती है भी, एथलेटिक्स एंड ये वो तो पता लग जाता है, बॉक्सिंग वगैरह। बट हेड्स ऑफ। तो ये बताओ फिर आप आईएमए कब कैसा रहा आपका एक साल आईएमए का? तो आईएमए के अंदर ऑब्वियसली सबको पता है कि वहां पे ज्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। तो मैंने वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ ऑब्स्टिकल कोर्सेज और एक कामत एक्सपीडिशन होता है हमारे टाइम हम्म। में, क्योंकि हमारा गोल्डन जुबली था, तो एक कामत एक्सपीडिशन कर रहे थे, तो मैंने उसमें वॉलंटियर किया था। तो हर हफ्ते हम जो है, एक क्लाउड्स एंड है मसूरी के पास, और भद्राज। हाँ, तो वो हम हर हफ्ते जो है वो क्लाउड्स एंड चले जाते थे भद्राज से होते हुए। और उसमें हमें काफी मतलब जिसे कहते हैं कि एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग का काम करने का जो है मौका मिला। और लेकिन लास्ट में जो उनकी जो सिलेक्शन थी, उसमें मैं कैमेट एक्सपीडिशन के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड वैकेंसीज थी। और तो फिर मैं फाइनल कैमेट एक्सपीडिशन में नहीं गया। लेकिन उस दौरान जो है मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला पहाड़ में चढ़ने का। और हम वहाँ पे 2-2 3-3 दिन जैसे कई बार तो वहीं पे रहते थे। वी यूज्ड टू हैव आवर ओन, हमारा खाना वगैरह ले जाते थे, पूरी वगैरह गर्म करके खा लिया। और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑब्स्टिकल कोर्सेज वगैरह के भी जो पैरा वॉलंटियर थे, तो उसके लिए मैंने वॉलंटियर किया था। तो उसमें मैं जीता तो नहीं, लेकिन उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला करने के लिए। एंड मेरे को आईएमए में मैं वॉलंटियर होने के बावजूद मुझे पैराशूट रेजिमेंट नहीं मिली, मेरे को महार रेजिमेंट मिली थी। तो उसका मेरे को बहुत दुख था। लेकिन अच्छा, मेरे घर में, आपने ऑप्ट किया पैरा, लेकिन आपको मिली महार रेजिमेंट। कौन सी महार में? विच महार? मैं 18 महार में कमीशन हुआ था। और तो उस समय मेरे को महार के बारे में इतना ज्यादा पता भी नहीं था, लेकिन जब मैं ज्वाइन किया तो फिर पता चला। उस समय 18 महार पिथौरागढ़ में थी। और फिर उसके बाद हम मिजोरम चले गए। लेकिन वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, इन्फेंट्री बटालियन में कैसे काम होता है। और वहां पे भी मैंने
एथलेटिक्स टीम ज्वाइन करी उनकी, और वी वन द ब्रिगेड चैंपियनशिप वहां पे भी। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड लेकिन जब मैं वाईओस के लिए आया हम्म, उस अपना यूनिट से, तो वहां पे मेरे को एक और मौका मिला कि मैं वॉलंटियर कर सकता हूँ पैरा एसएफ के लिए। अगर मुझे पहली जैसे मैंने आईएमए में कोशिश की, नहीं मुझे मिली, लेकिन मैं हम्म, अभी भी वॉलंटियर करके पैरा ज्वाइन कर सकता हूँ। तो वो मुझे पता चला जब मैं अपनी वायोस कोर्स के लिए गया, और वहां पे मेरी एक कर्नल कैप्टन संधू होते थे, उनसे मुलाकात हुई, वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो एक वॉलंटियर फॉर्म आप दीजिए मुझे, हम्म, और मैं इसको आगे एमएस ब्रांच में भेज के आपकी पोस्टिंग करवा सकता हूँ। तो उस हम्म, समय मेरे को इतना मेरे को लगा ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, इतना ऐसे आसानी से थोड़ी कोई पोस्टिंग कर देगा, अभी तो मैं यूनिट में हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा वाईओस खत्म हुआ और मैं यूनिट पहुंचा, तो मेरा पोस्टिंग ऑर्डर आया हुआ था। और अच्छा, 18 मार वाले काफी नाराज थे कि तुमने कुछ इन्फ्लुएंस लगाया होगा, जैसे अभी तुम्हारी पोस्टिंग आई है। तो मैंने उनको बोला हाँ, मैंने तो ऐसे बात करी थी, और उन्होंने मेरे से कागज पे साइन करा लिए थे, मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअल में पोस्टिंग आ जाएगी। तो उन्होंने मुझे बहुत बोला कि तुम अभी एनपीवी हो जाओ। तो मैंने कहा एनपीवी करने का क्या फायदा, क्योंकि अभी तो मेरी पोस्टिंग आ रही है, तो वो तो मेरे कैरियर के खिलाफ होगी, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो, वो बोलेंगे कि तुमने वॉलंटियर किया, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि एनपीपी हो जाओ। कहते नहीं, वो पागल लोग हैं, वो बिल्कुल सरफरे लोग हैं, वो तुम हाँ, जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा, बिल्कुल पागल लोग हैं। तो मैंने उनको बात सुनी, और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में। और बाद में मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, पागल लोग हैं, लेकिन मेरे को जाने तो दो, मैं जाके देख के फिर आपको और अच्छे से बताऊंगा कितने पागल लोग हैं। हाँ, हम्म। तो इस तरह से मैंने एक्चुअली क्या अपनी। होता है ना, ये क्या होता है ऑडियंस के लिए कि भाई कोई यूनिट एक बार ऑफिसर आ जाए ना, वो चाहते नहीं है पैरा जाए, एविएशन जाए, इंट जाए। एग्जैक्टली कोई इंट कोर हम्म, ब्लडी फुल यू वांट टू गो लीव द यूनिट, तो वो लगता था हम्म। कि हमारी यूनिट के ऊपर वो है कि छोड़ के क्यों जा रहा है। और ये भी बात थी कि मैं वाईओज में मैंने अच्छा किया था, मेरे सब में मेरे एएक्सआई से, और कमांडोज में मैं क्यूएफआई था। आई मिस द दिस थिंग डैगर। बट उसके कारण भी उनको लग रहा होगा ये अच्छा ऑफिसर चला जाएगा, और हाँ, ये इसको रोक के रखना है। वही ना, वो अच्छे अफसर को ही रोकने की कोशिश करते हैं कि यार ये मोल्ड होके कल को अच्छा अफसर हम्म, बनेगा, ये टीम्स में भी है। और हम्म, बहुत जबरदस्त बात है, अगर आपने क्यूएफआई लिया है कमांडो कोर्स में, बहुत कम लोगों को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिलती है कमांडो कोर्स में। हम्म, हम्म। तो ये हो जाने के बाद फिर मैं 10 पैरा में आया, और 10 पैरा आपको पता ही है वो जोधपुर में है, और काफी उसकी मैं उसके बारे में फिर जब मैं वहां पहुंचा और लोगों से बातचीत वगैरह करी, तो मुझे उस यूनिट के बारे में पता चला कि कर्नल भवानी सिंह उनके सीओ थे 71 वॉर में, और उन्होंने जो है छाछरो रेड वगैरह किया छाछो था रेड, ट्रांसपोर्ट। छाछो, हाँ। हाँ, छाछरो में किया था। और उस समय के टाइम में ये जो रेड्स वगैरह है और इस सब की चीज बातें जो है इन्फेंट्री में कौन करता है। तो ये सब चीज से मेरे को काफी मोटिवेशन भी मिला और इंस्पायर भी हुआ, उनको मैं मिला जब वो आते थे, क्योंकि उस समय वो कमांड नहीं कर रहे थे, वो तो महाराजा थे। तो जब भी वो जोधपुर आते थे, वो यूनिट में आके मिलते थे सबसे, बहुत जिसे कहते हैं कि पॉलिश तरीके से बात करते, और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते। तो उनको सुन के और ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिला। फिर मैंने जब ये सब चल रहा था, तो ऑब्वियसली अभी शुरुआत ही हुई थी, तो मेरे को यूनिट की तरफ से 18 मार्क की तरफ से आने लगा कि आप कब आ रहे हो, बिकॉज मैंने अपना सामान वहां से नहीं लिया था, मैं सामान वहां अच्छा, पूरा छोड़ के चला गया था। तो लेकिन फिर 2 साल के बाद मेरे में हिम्मत हुई, क्योंकि जब वो सीओ जो उधर वाले सीओ दूसरे सीओ आए, चेंज हुए, तब जाके मैं अपना सामान लेने के लिए गया। तब वो यूनिट मेरे सामने थी, अपना सामान लेके आया, लेकिन कुछ भी बचा नहीं था, क्योंकि सब कुछ गल गया था। एंड हाँ। उस तरीके से, बट इट वाज गुड, जिसे कहते हैं कि मैंने एक डिसीजन लिया 10 पैरा का वॉलंटियर होने का, और आई हैड नो रिग्रेट्स उसके बाद 10 पैरा में रहने में। एंड तो ये उस कौन से समय साल की बात है, 83 की बात है? हाँ 83। 83 की बात है, मैंने हाँ, जुलाई में जून में वायोस किया होगा, और अक्टूबर में हाँ। मेरी पोस्टिंग आ गई थी। हम्म। और उस समय मैं इधर आ गया। नहीं, 84 की बात है, जब इंदिरा गांधी के साथ वो हुआ था, एटी अच्छा, फोर की जब बात असैसिनेशन हुआ, ओके। है। उस समय की बात है। तो 10 पैरा में कितने साल रहे आप, कलमान? तो 10 पैरा में मैं 84 से लेके 97 तक मैं वहां रहा। अच्छा, 97 के बाद उसके बीच बीच में मैं कोर्सेज वगैरह के लिए और स्टाफ कॉलेज वगैरह सब किया। और फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग आ गई थी आर्मी हेडक्वार्टर्स में, इन एजीज ब्रांच, दैट इज एजीज ब्रांच के नीचे एजीआईएफ में मैं पोस्टेड था।
हम्म। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, क्योंकि मेरी हाँ वाइफ हाँ। बैंक में काम करती थी और रिजर्व बैंक में थी, तो उनको लगा कि ये फाइनेंस फाइनेंस के बारे में थोड़ा सा इनको सीखना चाहिए। वैसे मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, एजीआई के बारे में, लेकिन उधर मेरे को पोस्टिंग किया एज जीवन। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग आनी थी कमांड करने के लिए, तो उस समय जो कमांड कर रहे थे कर्नल सांगवान थे उसके बाद। तो सांगवान का कमांड का टाइम जब चल रहा था, तो मेरा प्रमोशन आ गया, तो उसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आप कहाँ जाना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि मैं तो स्पेशल फोर्सेस ही कमांड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सारा स्पेशल ऑप्स और श्रीलंका और वो सब का है। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको हम स्पेशल फोर्सेस की तो यूनिट नहीं दे पाएंगे, आप एसएफएफ में चले जाइए, वहां पे आपको ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि उससे अच्छा है मैं अगर एसएफएफ में जाऊंगा, इससे बेटर मैं आर्मी में ही रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सोच के बताते हैं, क्योंकि तब ये आरआर बटालियंस तब रेज हुई थी एंड लॉट ऑफ चैलेंजेस वर देयर। तो उन्होंने सोचा कि मैंने ऑप्ट किया कि मैं आरआर में चला जाता हूँ। लेकिन फाइनली 21 पैरा एसएफ के अंदर उन्होंने देखा कि वहां पे मेरे को पोस्ट किया जा सकता है। ओके, तो ग्रेट। तो ये अब ये तो मुझे समझ में आ गया। अब ये बताओ, आप पवन में आप यंग ऑफिसर थे, 87 की बात है जब श्रीलंका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और उसका बताओ। आपको यू वर इंजर्ड इन एक्शन, आप ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, आपको काफी चोट आई। वो क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था? बीइंग इंजर्ड इन इन बैटल इज रेयर। या एक्चुअली 87 में हम श्रीलंका ऑपरेशंस के लिए इंडक्ट हो गए। और इंडक्ट से पहले की बात मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक्चुअली जून में जब ऑप पवन में जब इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे एक सप्लाई ड्रॉप किया था फॉर तमिल्स। हम्म। जब ये अकॉर्ड साइन नहीं हुआ था तब तक, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ तमिल पॉपुलेशन वाज कमिंग टू तमिलनाडु। लेकिन उस समय फिर जो है एक AN-32 वगैरह गए और जून में जो है सप्लाई ड्रॉप किया था। उस समय हमारे को जो है मूव कर दिया था, ऑलरेडी हमको बता दिया गया था कि हमें जो है ऑप पवन में यानी श्रीलंका के लिए हमें लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अभी हमें ये क्लियर नहीं था कि कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। तो हम तमिलनाडु में ही थे, एक जगह बेस में वेट कर रहे थे लॉन्च होने की, क्योंकि हमें लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ हॉस्टिलिटीज आएंगी। ऐसा भी लग सोचने में आ रहा था कि भाई हो सकता है कि वहां के जो प्रेसिडेंट है उसकी जान को खतरा है, क्योंकि वहां पे जो लोकल आई वुड से पॉलिटिक्स है, वो नहीं चाहती कि भी इंडिया जो है श्रीलंका के अंदर कोई भी मदद करे या किसी तरह का हस्तक्षेप करे, तो इसलिए उसकी जान को खतरा है। तो हम काफी दिनों तक जो है यही सब प्लानिंग कर रहे थे, कैसे हम उनकी मदद कर सकेंगे, कैसे हम जाएंगे, शिप से जाएंगे, सबमरीन से जाएंगे या बाय एयर जाएंगे। तो ये सब चीज चल रही थी वहां पे, हमारे को 2-3 महीने हम वहां पे वेट कर रहे थे। और उसके बाद ये सब चल रहा था, तो फिर मेरा एक BSW कोर्स आ गया। तो सीओ साहब ने सोचा कि भाई कुछ हो तो रहा नहीं है, 3 महीने हो रहे हैं, तो इनको BSW कोर्स के लिए भेज देते हैं। तो मैं फिर BSW कोर्स के लिए चला गया। जब मैं BSW कोर्स में कर रहा था, तो फिर बीच में जो है अक्टूबर के महीने में हमारी यूनिट को लॉन्च कर दिया गया, जो कि सबसे पहला ऑपरेशन था ऑन 10th और 11th ऑफ अक्टूबर 1987, जिसके हम्म अंदर एक हेलीबॉर्न ऑपरेशन हुआ था यूनिवर्सिटी के इलाके में श्रीलंका में। और हम्म। हमारे साथ 13 सिखलाई की एक प्लेटून भी थी जो कि लॉन्च किया था, जिसमें काफी हमारी कैजुअलिटीज हुई। और वो ऑपरेशन तो जिसे कहते हैं कि कोर इंटेलिजेंस के बेस पे किया गया था। हमें बताया गया था कि भाई वहां पे 3-4 लोग LTT के बैठे होंगे और टाइपराइटर होगा, आप उनको जो है पकड़ के ले आना। इस तरीके की हमारे को खबर मिली गई थी। तो लेकिन हम्म। जब वहां पहुंचे तो तकरीबन 60-70 लोगों का उनका गिरोह ग्रुप था, और उन्होंने जो है हमारे पे काफी फायर किया, और उसमें हमारी कई इंजरीज और 5 लोग जो है उनकी डेथ भी हो गई थी। तो वी लॉस्ट दैट। और वो इस तरीके का इलाका था, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था। आप उस ऑपरेशन में यू आर पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन? नहीं, मैं उस ऑपरेशन में नहीं था, आप क्योंकि मैं उस समय BSW कोर्स कर रहा ओके, था। आप तो मऊ में थे BSW कोर्स में। ओके, ठीक है। तो ये उसी 11 समय, 13 सिखलाई, हाँ, अरे मुझे हाँ याद है ये ऑपरेशन। हाँ अब जी। इसमें काफी कैजुअलिटीज हुई थी, क्योंकि इसमें हमें ल्योर किया था। LTT ने हमारा बेवकूफ बनाया था इसमें। और दूसरा ये भी था कि जो इंटेलिजेंस हमारे पास आ रही थी वो उन्हीं की दी हुई इंटेलिजेंस, जो वो देना चाह रहे थे वही दे रहे थे। हाँ। और हम सोच रहे थे कि ये LTT जो है इतना ज्यादा खतरनाक ग्रुप नहीं हो सकता, क्योंकि ये आफ्टर ऑल हमसे ही ट्रेनिंग लिए हुए हैं पहले, और ये हमारे खिलाफ तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। लेकिन इस ऑपरेशन से पहले जो हुआ था, जो
वो समझने वाली बात है कि इनके कुछ गिरोह के लोग जो हैं नेवी ने पकड़े थे, अपनी हम्म। श्रीलंकन नेवी ने। और उन लोगों को जो है वो कोलंबो ले जाने वाले थे, जो कि पलाली एयरफील्ड के ऊपर ये लोगों को रखा हुआ था। और उस समय हमें भी ये पता लग रहा था कि भाई ये जो लोग हैं ये पक्का जाने से पहले कुछ करेंगे, क्योंकि जो उनको ये डर था कि ये जो अगर श्रीलंकन नेवी के पास चले गए कोलंबो में तो इन्हें टॉर्चर किया जाएगा, और उनको ये सलाह दी गई होगी उनकी लीडरशिप से कि आप जाने से पहले साइनाइड कैप्सूल खा लेना। तो हम्म। उनको जो है ये होने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने साइनाइड कैप्सूल खा लिए। और जब उनकी डेथ हुई तो उसी दौरान जो है ये जो पूरा अकॉर्ड और जो पीस बात चल रही थी ये बिल्कुल टूट गई। और उन्होंने जो है एलटीटी ने अटैक करना शुरू कर दिया, जो भी हमारे कॉन्वॉयज जा रहे थे, लॉजिस्टिकल व्हीकल जा रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। और उस दौरान भी उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया हमारी फोर्सेस को। यस यस। तब उसके बाद जो है ये यूनिवर्सिटी वाला ऑपरेशन आई प्लान आई किया। हाँ, मुझे याद है कि कैसे ये ये बताओ आप कब इंडक्ट हुए, आप कोर्स के हाँ, बाद? वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब माऊ में था तो जब ये पता चला कि ये एक्शन हुआ है, तो उस समय हमारा मिड टर्म चल रहा था, तो मैं दिल्ली आ गया अपने छुट्टी के बहाने। और वहां पे मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में एमओ में चला गया। वहां पे एक पैरा के ऑफिसर थे, कर्नल लीडर, देन बाद में वो जनरल बने लीडर। हाँ हाँ, वो मेरे साथ यूएन में भी रहे। हाँ, ओके। एक तो जेएस लीडर है, एक हरदेव, तो ये हरदेव लीडर थे पैराज वाले। अच्छा, ओके, दूसरे, ठीक है, हाँ हाँ, वो। दिल्ली। हाँ। तो हम्म। हरदेव लीडर जी एमओ में थे ही। फर्स्ट थिंग जब मैं उनके पास गया तो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं आप ही के पास आया हूँ यही पूछने के लिए, मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम जाओ श्रीलंका जाओ। तो फिर मैंने कहा कि कैसे जाऊं? तो उन्होंने बोला कि देखो एक फ्लाइट जा रही है लखनऊ से, उसके अंदर 18 कुमाऊं इंडक्ट हो रही है, तुम यहाँ से ट्रेन पकड़ो और तुम जाके 18 कुमाऊं को बताओ कि तुम्हें श्रीलंका जाना है, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे यूनिट है और उसमें तुम्हारी जरूरत है। तो ये उन्होंने बस कहा, और उन्होंने जो मेरा लीव सर्टिफिकेट था उसके ऊपर बस एक लिखा रिटर्न टू यूनिट और स्टैंप लगाई और मुझे भेज दिया। अभी मैं भाई। बीएसडब्ल्यू कोर्स कर रहा हूँ, मेरे कंट्रोल स्टोर वहां पे हैं, सब कुछ सामान वहां पे है। लेकिन हाँ। उन्होंने बोला तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा देखते रहेंगे, कर लेंगे जो भी करना है, लेकिन तुम यहाँ से जाके यूनिट में रिपोर्ट करो। तो वो तकरीबन मेरे ख्याल से एक या हफ्ते या 10 दिन के बाद जो ऑपरेशन पहला हुआ था, उसके बाद ही जो है मैं यूनिट में ज्वाइन कर लिया। और मेरा सामान वामान कंट्रोल स्टोर, वैसे तो उन्होंने मेरे को थोड़े दिन के लिए डेजर्टर भी डिक्लेयर किया नेचुरली, बीएसडब्ल्यू। तब उस टाइम पे इतना कहाँ कम्युनिकेशन था, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं उस जमाने में। हाँ। सिग्नल भी नहीं एमओ ने दिया होगा, इतने बिजी रहे होंगे वो लोग। तो उस समय वो ऐसा, मतलब हमारे 10 पैरा में एक एटीट्यूड होता था कि भाई लड़ाई जो है कोई मिस नहीं करेगा, अगर कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, दिस इज द ब्रेड एंड बटर, ये आपका ब्रेड एंड बटर है। और आपको जो भी तरीका सही लगता है आप करके लड़ाई में शामिल हो। यही जो हमने 71 वॉर में जो लोग थे पुराने एक्सपीरियंस लोग हम्म। बात करते थे, तो ये सब हमारी सिखलाई में था। तो देर वॉज नो डाउट के भी हमें उस ऑपरेशन में होना है। तो इसलिए छुट्टी आए, यूनिट वापस गए और ज्वाइन किया। वो बाद में देखते रहेंगे अगर कोई कुछ कहेगा। तो दैट इज हाउ द एटीट्यूड वाज। तो अब मुझे याद है लखनऊ की 60 ब्रिगेड थी, और आई थिंक ब्रिगेडियर मंजीत उनके कमांडर थे, जिनको महावीर चक्र मिला वहाँ। हाँ क्योंकि कुछ दिन पहले ना मैं वहाँ अपनी हैंडबॉल टीम लेके गया हुआ था, मेरी यूनिट मेरिट में थी, आई वाज हैंडबॉल प्लेयर। तो मुझे पता है ओके। उसके बाद ये हुआ, और ये पूरी ब्रिगेड ब्रिगेड गई। तो हाँ। आप मैं समझ गया आप किस ब्रिगेड और किस यूनिट के साथ जो है। तो लखनऊ से आप पहुंच गए कहाँ पहुंचे, कोलंबो पलाली। कहाँ पे, कहाँ लैंड किया? पलाली। पलाली। तो पलाली में मैं लैंड किया और वहां पे मतलब हमारी यूनिट वहीं पे टेंट्स वगैरह में रह रही थी। और हमारे सीओ तब कर्नल दलवीर, बाद में वो जनरल दलवीर बने, वो वहां पे थे। और उस समय एक ऑपरेशन ऑलरेडी लॉन्च हुआ हुआ था जब मैं पहुंचा वहां पे। तो उस समय एक काफी सेंसिटिव ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें कि जो एलटीटी के डिप्टी कमांडर थे महात्या, उनको हम्म। जो है हमारी टीम के साथ एंगेज हो रहे थे। और ये हुआ था ऑपरेशन एक ववूनिया के नॉर्थ में जगह है, वहां पे ये ऑपरेशन प्लान और चल रहा था। हम शिप से गए थे, 10 पैरा वाले और 1 पैरा वाले ज्वाइंटली हमने वहां पे ऑपरेशन किया था। तो जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो उस समय कोई फोन पे नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं रेडियो सेट के ऊपर बातचीत सुन रहा था और सब कुछ हो रहा था। तो उस समय फिर मुझे पता चला कि भाई काफी मतलब हमारे पास अकबर हेलीकॉप्टर्स हैं, और हमारे पास तकरीबन 1 बटालियन 1 पैरा की है, और हमारी एक टीम है 10 पैरा की। तो इस ऑपरेशन के अंदर वहां पे इतना एक्शन चल रहा है
तो हमें उनको वहीं पे होल्ड करके रखना चाहिए। तो यही चीज बात चल रही थी। लेकिन उस ऑपरेशन में सडनली क्या हुआ कि कुछ कारण ऐसे जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, कि विड्रॉ होना शुरू हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि हमारे जो 10 पैरा वाले लोग थे वो बिल्कुल जूझ रहे थे उस समय लड़ाई में, और लोगों के साथ मतलब इट वाज ऑलमोस्ट लाइक हैंड टू हैंड कॉम्बैट हाँ, फाइट कांटेक्ट गोइंग ऑन। एस्टेब्लिश हो गया था और बिल्कुल हैंड कॉन्टैक्ट टू हैंड। एस्टेब्लिश हो गया था और वो पीछे को भाग रहे थे एलटीटी वाले। और हमारे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फोर्स का वो था कि हमारे पास अकबर था, हमारे पास हेलीकॉप्टर अकबर जो V25 है वो था, और हाँ, जिसके अटैक कारण जो हेलीकॉप्टर, है हाँ। वो उसको नहीं झेल सक रहे थे। और उसी दौरान जो है जब 10 पैरा वाले जिसे कहते हैं ना फ्रंटल असॉल्ट करके उनके साथ एंगेज कर रहे थे, सडनली ये कुछ कम्युनिकेशन गैप के कारण जो है वो सारों को विड्रॉ कर लिया गया और हम शिप से वापस आए। तो वो जो एक ऑपरेशन था ना, उसमें मेरे को ये देखा कि भाई कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कि भाई एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कमांडर की भी किस समय क्या डिसीजन लेना है। अगर वो उस बैटल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। इधर हाँ। 10 पैरा लड़ाई लड़ रही है और एक्शन हो रहा है, उधर जो दूसरी वाली फोर्स थी वो विड्रॉ करने लग गई। तो उस समय फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं था, तो हमें भी फिर उनके साथ ही विड्रॉ करना पड़ा। ये मैं कुछ दिन पहले कल मान पढ़ रहा था कि व्हेन इन डाउट ट्रस्ट द कमांडर ऑन ग्राउंड। आई डोंट नो ये जनरल कॉलिन पॉवेल का है या जनरल स्लिम का है, क्योंकि मैं भी एक लेक्चर दे के आया हूँ मिलिट्री लीडरशिप पे, तो मैं कोट पढ़ रहा था कि व्हेन इन हम्म। डाउट ट्रस्ट द पर्सन ऑन ग्राउंड। तो कई बार ये Yes. हमारे साथ हुआ है 65-71 में, और कई जगह कि सीनियर कमांडर हुक्म दे देते हैं और नीचे वाले हम्म। कमांडर की राय नहीं लेते हैं, उनसे पता नहीं होता है। तो कई बार अच्छा भला हमारा इनिशिएटिव होते हुए भी वो जो है मिसकम्युनिकेशन। तो ये बताओ भाई, ये तो आप अब आपको चोट कब लगी, कौन से ऑपरेशन में और कौन सी जगह थी? सो उससे पहले बेसिकली जब मैं वहां पे इंडक्ट हुए और ऑपरेशंस कर रहे थे वहां पे बहुत सीखने को मिला। हमारे कमांडर तब जनरल नानावती तब कमांडर ब्रिगेड कमांडर थे, मतलब ही वाज एसएफ कमांडर वहां पे। तभी वो फुल कर्नल ही थे लेकिन ही वाज एसएफ फोर्स कमांडर, एंड उनके साथ ऑपरेशन हम कर रहे थे। और जनरल नानावती के बारे में तो सब मतलब जानते हैं। जितना कहो उतना कम है। ही उतना सच अ कम। ग्रेट गाय। तो बहुत मोटिवेशन और बहुत जिसे कहते हैं मेटिकुलस ट्रू प्लानिंग और सोल्जर, मतलब एक जो ट्रू उसमें सोल्जर। ऐसे हाँ, ना स्पिरिट गिनती बहुत। के हैं, कलमा ना हाँ। मानोगे। हम हम्म। गिनती कर सकते हैं 4-5 जो जिसमें कि हर चीज है जो एक सोल्जर में होनी चाहिए। तो उनको देख के ऐसा लगता था कि मतलब स्पेशल फोर्सेस जो है ना हमें कुछ करना चाहिए। और कई सारे ऐसे ऑपरेशन जो उन्होंने प्लानिंग वगैरह करी, बहुत ही जिसे कहते हैं सुदृढ़ प्लानिंग उन्होंने वो करते थे। एंड कई ऑपरेशंस में जो स्पेशल फोर्सेस टाइप के थे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, उस तरह की भी प्लानिंग हमने वहां पे करी ऑपरेशंस में। एंड जो मेरा उनसे फर्स्ट ऑपरेशन जो उन्होंने प्लान किया उसमें मेरे को सक्सेस मिली। वो सक्सेस भी मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि वो हम्म। उनका एक मल्टी प्रोंग्ड पेट्रोलिंग प्लान था कि भाई आप एक जगह से मल्टी प्रोंग पेट्रोल भेजेंगे और देखेंगे, सूंघेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, और उसको वो करेंगे, पिन डाउन करेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड पेट्रोल स्ट्रैटेजी उन्होंने हमें समझाई और फिर उसके ऊपर हमने अमल किया। और वो बिल्कुल पिच डार्क नाइट थी, बिल्कुल अंधेरी रात जिसमें आपको अपना आपका खुद का हाथ नजर नहीं आता। तो ऐसे हम्म। रात में हमने ये ऑपरेशन किया, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप चल भी रहे हैं तो एक एक आदमी के साथ टच कर करके चल रहे हैं और आगे वाला आदमी अपना नाइट विजन गॉगल यूज कर रहा है। तो ऐसे में हमें ये पता नहीं था कि भी हम कोई एलटीटी के आदमी के साथ ऐसे हमारी मुठभेड़ हो सकती है। मतलब बहुत डाउट था। हमने सोचा था कि भाई जब दिन निकलेगा, जब हम एस्टैब्लिश कर लेंगे अपना एम्बुश या बेस, तो उस समय हो सकता है कि कोई हमारे एम्बुश में आ सके। तो बट क्या हुआ कि रात को जब हम चल रहे थे तो एक आदमी जो एलटीटी का था, जो हमें बाद में पता चला, वो हमारे पेट्रोल के स्काउट के और मेरे बीच में से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। बहुत और बहुत। जैसे वो क्रॉस कर रहा था तो मेरा हाथ उसके कंधे पे पड़ा और मैंने सोचा ये स्काउट है, और स्काउट का हाथ उसके वेपन पे पड़ा। और जैसे ही उसका हाथ उसके वेपन पे पड़ा तो उसने कहा ये तो AK-47 है, क्योंकि उसका बैरल अलग होता है और हमारे पास तो कार्बाइन और राइफल थी। तो हम्म। उसने एकदम शाउट किया एलटीटी। जैसे ही उसने शाउट किया एलटीटी तो मैं उस आदमी के ऊपर गिर गया। और उसके बिकॉज सबसे पहली चीज वो क्या करेगा, वो सबसे पहले अपना साइनाइड निकालेगा और भाई। अपने आप को शहीद करेगा। तो जैसे ही मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और उसका साइनाइड निकाला और
उसको पकड़ लिया। और उस बंदे ने, उसकी उंगली ट्रिगर पे थी उस समय, और उसका बैरल जो है मेरे बेली पे लगा हुआ था। और लेकिन सेफ्टी कैच उसकी ऑन थी। तो उसने गोली तो को ट्राई करी होगी चलाने की, लेकिन वो भाई। लकीली चली नहीं। तो हम हाँ, सब लकी थे, और हमें वो जिंदा एलटीटी का आदमी जो है कि पहले ऑपरेशन में जो पकड़ जनरल लिया। नानावती की लीडरशिप में हुआ था, वो मिल हम्म। गया। तो ही जनरल नानावती वाज वेरी हैप्पी कि ये हुआ कैसे। मैंने कहा सर यही हुआ है एक्चुअल में, तो ग्राउंड पे क्योंकि ऐसे ही हुआ है। एलटीटी जैसा ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कहता हूँ, ये कुछ नहीं है जो हम लोग ये पाकिस्तानी देखते हैं, जो एलटीटी का मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। उनकी शिद्दत कह लो, उनका मोटिवेशन, उनकी ट्रेनिंग, वो अलग ही लेवल की। आपने तो खैर देखा है उनको, हम्म। तो जिंदा हम्म। पकड़ना एलटीटी बड़ी कमाल की बात है। हाँ, तो वो उसको फिर, उसका नाम फ्रांसिस था, और वो एक्चुअली बाद में भी हमने जब उसको पकड़ के उसकी इंटरोगेशन करी तो उसने हमें काफी इंफॉर्मेशन वगैरह दी, और इट वाज वेरी यूजफुल। इट वाज द स्टार्ट ऑफ द, जिसे कहते हैं, बिगनिंग ऑफ हमारी सक्सेस वहां पे श्रीलंका में। एंड हम्म। दैट दैट इज वन। दूसरे भी हमने कई सारे ऑपरेशन करे, बट वो इतना ज्यादा वो नहीं था जितना ये, जिसके अंदर मतलब एक जिंदा आदमी को और विद वेपन आप पकड़ सको। जो मेरे साथ इंजरी हुई वो हम प्रभाकर, जो आप सबको पता है, जो हाँ। कि लीडर था एलटीटी का। तो वो हम्म। एक जगह से आता है, नॉर्दर्न जाफना में एक जगह का नाम है वलवेदी तुरई। तो वो वीवीटी का वो था, तो उस इलाके में हमारे को डिप्लॉय किया हुआ था, और हम काफी हम्म। एग्रेसिव पेट्रोलिंग वगैरह करते थे। जो हमारे 10 पैरा के जोंगा से उनका ऊपर से पूरा सब कुछ निकाल के खुली हाँ। रखते हैं, और बिल्कुल क्लीन होता है, और वो जिससे कि हम निकलने में और घुसने में गाड़ी में क्विकली आसानी हो, उस तरीके की हमने जोंगास मॉडिफाई करी हुई थी। और उस दौरान जो है हम वीवीटी में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो हमारे सामने से ये, बिकॉज एलटीटी का पकड़ना थोड़ा हमें मुश्किल होता है, क्योंकि वो सब सिविल क्लोथ में घूमते थे, कोई ओके। यूनिफॉर्म में बहुत कम घूमते थे, जो कि सिविल एरिया में है। कई ऐसे इलाके थे जैसे जंगल वगैरह में, वहां पे वो कॉम्बैट ड्रेस डालते थे, लेकिन अदरवाइज वो सिविल कपड़ों में ऐसे जैसे सिविलियन है वैसे घूम रहे होते थे। तो हम्म। ये दो एलटीटी वाले लड़के जो है, जैसे ही मैं जोंगा से हम जा रहे थे, तो सामने से हमें क्रॉस किया इन्होंने साइकिल पे दूसरी लेन में। हम्म। तो मुझे ऐसे ही कुछ जैसे कहते हैं इंट्यूटिवली लगा कि ये कुछ ठीक सा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से साइकिल चला रहे हैं, बहुत तेजी से क्रॉस किया है। तो मैंने तमिल में, थोड़ा हमें तमिल तब हम सीख चुके थे, तो मैंने उसको शाउट किया, इंगेवा तंबी, कि भाई इधर हाँ। आओ तंबी। तो आएंगे जैसे ही बात। वो मैंने, हाँ, जैसे ही मैंने वो बोला इंगेवा तंबी, तो उसने साइकिल गिरी और भाग लिया। हाँ। तो उससे एकदम मेरे को लगा कि ये तो पक्का ही कोई है। तो जैसे ही हम उस तरफ को, उनकी तरफ जहाँ पे वो भागे थे उस तरफ पहुंचे, तो अभी हम लेन के पास ही पहुंचे थे, तो वो वहां पे एम्बुश लगा के बैठे थे, और उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया। और बाद में ऑफ कोर्स हमें पता चला कि भी दो एलटीटी के थे, उसमें एक लीडर भी था। और वो कुछ प्रिंटिंग मटेरियल होता है वहां पे पब्लिश करने के लिए, वो कैरी कर रहे थे। हथियार नहीं था उनके पास, लेकिन उनके पास ग्रेनेड थे अपनी सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए। तो उसमें जब वो ग्रेनेड मेरे को गिरा, मेरे को फिर भी अंदाजा नहीं है कि मतलब कि वो उससे जैसे माइंड जो है थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाता है। तो मैं स्टन हो गया, और मेरे को पता नहीं चला। तो मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, तो मेरे पैर जो हैं वो आगे चलने से, जिसे कहते हैं कि कोशिश करने से भी नहीं चल रहे, मतलब मेरी जो इंस्टिंक्ट बता रही थी कि कुछ हो गया है पैरों में। जब मैंने देखा नीचे, तो सारा कुछ चीथड़े चीथड़े हो रखा था। तो कोई भी चीज नहीं बची थी, मेरी लेग्स में से बहुत खून वून आ रहा था। तो फिर मेरे को मैंने शाउट किया कि भाई मेरे को चोट लग गई है। क्योंकि जो ड्राइवर था वो जोंगा का, वो अभी भी पीछे था, और जो पीछे वाले लोग थे वो अभी भी गाड़ी से जब तक उतर के आगे आते, तब तक ये हो गया था हादसा। लेकिन वो बाद में वो दोनों मिलिटेंट जो थे एलटीटी के, वो हमने न्यूट्रलाइज कर लिए। लेकिन ये हादसा मेरा वलविद तुराई में 1988 में, तकरीबन 1 साल जब हो गया था, तब ये मेरे साथ हुआ। तो इसका बाद भी। मतलब एज ए यंग ऑफिसर आप सबसे पहले उतरे और आप भागे उधर, और उन्होंने ग्रेनेड लॉब किया जिससे कि आपको जो है यू गॉट इंजर्ड। या तो कहाँ कहाँ चोट लगी? टांगों में कहाँ? कितनी कितनी गहरी चोट थी? मतलब क्या तो था? चोटें तो काफी थी, तकरीबन 100 से ज्यादा जगहों पे स्प्लिंटर्स की इंजरीज थी। 120 130 जगह पे चोटें लगी हुई थी, और कुछ एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पे मसल्स वगैरह निकल गया था, और नी कैप के ऊपर से जो स्किन होती है वो पूरी छिल गई थी। तो कुछ खास बचा नहीं था नी के ऊपर। और जो स्प्लिंटर्स थे वो मसल्स के अंदर भी थे, और बोन्स के अंदर भी थे।
तो बोन्स वाले तो उन्होंने निकाले नहीं, वो कहते हैं वहीं पे ठीक हो जाएंगे। जो मसल्स वगैरह वाले थे वो डॉक्टर्स उसको निकाल सके, और तो कई आपका जगह पे तो। इवैक्यूएशन उस टाइम पे, ये बताओ मुझे, जब आपको चोट लगी और क्योंकि आपको महसूस हुआ कि पैरों में हुआ है कुछ, अपर बॉडी ठीक थी? हाँ, मतलब आपको महसूस, मतलब दर्द नहीं महसूस होता उस समय, तो एक जिसे कहते हैं कि आपको लगता है कि आप चल नहीं पा रहे हो, मतलब दर्द नहीं हो रहा था उस समय मेरे को, लेकिन मेरे को हम्म। लग रहा था कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कोई नर्व वगैरह कुछ डैमेज हुआ हो, जिसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं उस समय का। लेकिन यह है कि मैं आगे चल नहीं पा रहा था। तो जब मेरे लड़के आए तो उन्होंने मुझे उठा के गाड़ी में रखा, वो सब मुझे याद है। फिर उन्होंने मुझे मॉर्फिन दिया, वो भी मुझे याद है। उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ पता नहीं, फिर मेरे को बीच में जब वो इवैक्यूएट कर रहे थे, एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, तो उस समय थोड़े टाइम के लिए मुझे जैसे होश आया। और उस समय मेरे को लगा कि जैसे पूरी लाइफ जो है एक पिक्चर की तरह आपके सामने से निकल रही है, फ्लैश की तरह। तो मैं, जैसे कहते हैं कि डिलीरियस हो रहा था, या जिसे कह रहे हैं कि मैं हाफ कॉन्शियस था। तो ऐसी हम्म। हालत में जो है उन्होंने मुझे वहां से इवैक्यूएट किया, जो पलाली में एक बेस हॉस्पिटल या जो भी उनका एमएच था, वहां पे मेरे को लेके गए। लेकिन मेरे को ये पता है कि जब वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो मुझे ऑपरेट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका नाम क्या है, वो सब मुझे कॉन्शियसली मेरे को वो, हम्म। मतलब मैं बोल पा रहा था। और मैंने हम्म। उनको ये भी बोला कि मेरे पेट में कई सारे स्प्लिंटर्स हैं जो पेट के अंदर जा गए हुए हैं, तो आप जरा उनको पहले निकालिए, ये भी मैंने उनको बताया। क्योंकि मेरे अच्छा। को पता चला था कि पहले एक ऑपरेशन हुआ था जिसके हम्म। अंदर एक लड़के की मतलब वो गुरखाज का था, रावत। तो उसका क्या हुआ कि वो जो ऑपरेट कर रहे थे, तो उसका पेट फूला हुआ था काफी, और उसके टांग में भी स्प्लिंटर था जो कि मेन आर्टरी में लगा हुआ था। तो उन्होंने जब पेट को चेक कर रहे थे, तो वो मेन आर्टरी वाला भी बर्स्ट कर गया। तो वो उसका ब्लड ब्लीडिंग को वो रोक नहीं पाए। तो इसलिए उनको पता होना चाहिए भी कहाँ कहाँ पे स्प्लिंटर्स लगे हैं, जिससे कि वो ठीक तरीके से हम्म। उसको केयर कर सकें। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे पेट में भी लगा हुआ है, टांगों में मेरे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पेट वाले को पहले देखो। तो ये मैंने जरूर, मुझे याद है मैंने ऐसा बोला। तो ये फिर आपका कहाँ, वहीं पे ऑपरेशन हुआ या आपको चेन्नई लेके आए या कहाँ? नहीं, ऑपरेशन तो कई हुए। पहला ऑपरेशन वहीं पे हुआ, और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जितना वो कर सकते हैं वो कर दिया है, और उसको मेरे को पैक करके वहां से चेन्नई भेज दिया गया। फिर चेन्नई वालों ने मेरा चेंज किया ड्रेसिंग 2-3 दिन तक, क्योंकि मेरे को पता नहीं, एक हफ्ते तक मैं ऐसे ही, जिसे कहते हैं कि दवाइयाँ और वो सब चल रहा था। फिर जब तक मैं पूना पहुंचा, एक हफ्ता हो चुका था। बाद में मुझे पता चला कि भी एक हफ्ते से मेरे को जो है इवैक्यूएट कर रहे हैं। पहले पलाली में हुआ, फिर उसके बाद चेन्नई में हुआ, फिर उसके बाद जाके फाइनली मेरा ऑपरेशन, जिसमें वो क्या है कि एक बार आपकी काफी सारी जब चोटें लग जाती हैं, तो आप सब चीज एक साथ नहीं कर पाते, क्योंकि उससे फिर ज्यादा ट्रॉमा बढ़ेगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके कर रहे थे। कई ऑपरेशन हुए, 2 बार तो उन्होंने पूना में किया, एक बार चेन्नई में, एक बार पलाली में। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अभी हम देखते हैं आपकी बॉडी कैसे रेजिस्ट हाँ। करती है ये जो आपके स्प्लिंटर्स हैं। क्योंकि हाँ। अगर हम सारे स्प्लिंटर्स निकालने लगेंगे तो डैमेज ज्यादा हो सकता है बॉडी को। हम थोड़ी देर के लिए आपको जैसे एंटीबायोटिक्स पे रखेंगे, और देखेंगे कि क्या वो उसके अराउंड जो स्प्लिंटर्स की एक स्किन हो जाती है, जिसे कैलस मसल बन कहते हैं। जाते हैं उसके, हाँ। तो फिर उसके बाद जो है वो इन्फेक्ट नहीं करती बॉडी को। तो उन्होंने कहा वो हम तब तक वेट करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे अगर और ऑपरेशन करने की जरूरत है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दो और एक सर्जरी और करी, जो कि ट्रांसप्लांट था बेसिकली। कि भाई जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा घाव है, तो उसको जो है कवर करने के लिए, स्किन करने के लिए, तो दूसरे स्किन बॉडी का पार्ट जगह से। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग टाइप, स्किन ग्राफ्टिंग है। हाँ, उन्होंने फिर स्किन ग्राफ्टिंग भी करी। वो काफी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन वो भी उनको करनी पड़ी। कोशिश करी उन्होंने अपनी पूरी। तो अभी अभी कितने स्प्लिंटर हैं आपकी बॉडी में? तो अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 50% के करीब स्प्लिंटर्स होंगे, और कई ऐसे हैं जो कि दिखते हैं, लेकिन मतलब आप जब उसको एक्सरे में देखते हो या मेटल डिटेक्टर से देखते हो वो आपको दिखते हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं कि वो जो जिसे कहते हैं गन पाउडर या कुछ इस तरीके का काला काला नजर आता है। तो हो सकता है कि वो जो स्किन है वो खराब हो गई है उस इलाके की। तो ओ, इसलिए मतलब आई वुड से 50% ऑफ द स्प्लिंटर्स आर स्टिल देयर इन द बॉडी। तो ये कमाल की बात है। मतलब कि कल मान की इंजर्ड हुए और नाउ यू आर इनटू रनिंग, और फिर आपने यूनिट कमांड की। तो इस पूरे हादसे का, इंजरी लेके आना एक यंग ऑफिसर, फिर इलाज होना, और कैसा महसूस होता था तब कि यार हाँ हमने कुछ किया है कुछ, क्या फीलिंग्स थी आपकी?
अब इतने साल हो गए उस बात। उस समय तो जब इंजरी हुई तो एक तो दुख था कि भाई आई विल नॉट बी एबल टू डू ऑपरेशन, क्योंकि अभी मेरा रिकवरी में टाइम लग रहा है। फिर जब मेरे को बोला गया कि भाई पोस्टिंग वगैरह कहीं चले जाओ, तो मैंने कहा नहीं, मैं यूनिट में ही आऊंगा। तो सीओ साहब ने बोला कि भाई अब आप इंजर्ड हो तो मैं इसका क्या करूं। मैंने कहा आपके लिए मैं एडजुटेंट का काम कर सकता हूं, मैं बैठ के काम कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बैठने में। तो इसलिए फिर मैं एडजुटेंट बन गया, और मैं जब तक यूनिट थी उसके थोड़े टाइम तक मैं एडजुटेंट का काम किया। और फिर उसके बाद जब यूनिट वहां से निकल आई, उससे पहले मेरे को एक कोर्स के लिए भेजा गया, लैंग्वेज वगैरह कोर्स। तो मुझे एक एक चीज का दुख था कि मैं पूरे ऑपरेशंस नहीं कर पाया। दूसरा ये भी था कि मैं अभी क्योंकि इंजर्ड हूँ, इसमें टाइम लग रहा है हील होने में, तो मेरे को इस चीज का बहुत दुख होता था, क्योंकि बाकी सब लोग ऑपरेशन कर रहे हैं और मैं ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, तो इस बात का बहुत दुख होता था। लेकिन हमारे मेरे मन में ऐसा कभी ये ख्याल नहीं आया कि नहीं करना ये काम। तो ये तो हमारे को सिखाया जाता है कि भाई चाहे कुछ भी हो, ऑपरेशंस करना तो हमारा फर्ज है। चाहे अगर आप फिजिकली नहीं कर सकते तो किसी और तरीके से कंट्रीब्यूट करो और सपोर्ट करो। तो वैसे ही मेरे को फीलिंग होती थी। ये कमाल की बात है कि इंजर्ड होने के बाद भी आपने पैरा एसएफ नहीं छोड़ी, एंड आप यूनिट में ही मतलब वापस आ गए अपनी यूनिट के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। चलो ग्रेट। तो ये बताओ मुझे कि अब आगे जाने से पहले उसके बाद आपने और कहाँ कहाँ यूनिट के साथ ऐसे टीम कमांडर भी बने होगे, आपने स्टाफ कॉलेज भी किया, तो ये बैलेंस कैसे बना के रखा है सारी चीज का? क्योंकि हमारे टाइम पे पैरा एस एफ मतलब सोचते थे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, लेकिन अब तो खैर आपकी ब्रीड के काफी ऑफिसर मुझे मिलते हैं जो पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे हैं, एसएफ में भी हैं। तो ये बैलेंस कैसे बनाया आपने पूरे करियर में? सो एक स्टेज थी हमारे यूनिट में जब हमारे कोई भी स्टाफ कॉलेज नहीं था। पता नहीं वो उस समय ये हम सोचते थे कि नई स्टाफ कॉलेज करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन एक हाँ। स्टेज ऐसी आई, एक हम्म। एक स्टेज जैसे होता है ना कि कभी अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो एक के बाद एक फिर जब दूसरी स्टेज आई उसमें फिर क्या हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई कि जो सारे के सारे स्टाफ कॉलेज किए हुए हैं। तो हम्म। मैं शायद उस स्टेज से निकल रहा था, और हमारे सारे ऑफिसर्स जो हैं कुछ कॉम्पिटिटिव में, कुछ स्टाफ कॉलेज कर रहे थे। और मेरा एक और अच्छा मेरी पोस्टिंग एक जगह पे इन्होंने करी, तभी मेरी मतलब इंजरी हो जाने के बाद मेरे को लैंग्वेज कोर्स के लिए भेजा गया। लैंग्वेज कोर्स हो जाने के बाद मेरी शादी हुई, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक पोस्टिंग मिली, वो थी बैंगलोर में। तो वहां पे मेरे को एक अच्छे ऑफिसर मिले, वो भी पैरा के ही थे, और उन्होंने मुझे काफी गाइड किया। और उससे मेरे को काफी मदद मिली स्टाफ कॉलेज क्लियर करने में, और फर्स्ट गो में मैंने स्टाफ कॉलेज भी क्लियर कर लिया। लेकिन वो बाद में जनरल बने, एंड बहुत अच्छे। क्या नाम? जनरल संजय भिड़े। ओके। या। संजय भिड़े वो सीनियर थे, एंड वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, एंड बहुत जिसे कहते हैं कैम्बरले टाइप, बहुत अच्छे। उन्होंने बिल्कुल माइंड उनका एब्सोल्युटली क्लियर था कि क्या करना चाहिए, स्टाफ कॉलेज कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ को भी बोला कि मैं एक बार ट्राई करूंगा, पूरी जी तोड़ करके मेहनत करके। अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो देखेंगे। तो उस समय वी वर इन बैंगलोर, और आई वॉज पोस्टेड एट ASMT, हाँ, मैं आर्मी समझ स्कूल ऑफ गया। मैकेनिकल आप एम ट्रांसपोर्ट। से एएसएमटी में इंस्ट्रक्टर गए होगे वहां पे, हाँ, आर्मी स्कूल ऑफ क्या मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, है ना? हाँ जी। हम्म। तो वो फिर स्टाफ कॉलेज में चले गए, और स्टाफ कॉलेज के बाद मेरे को यूनिट वापस आया, तो मेरा टीम कमांडर का टाइम चल रहा था। तो उस समय एक हमारी टीम नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड थी, मतलब जाना था नॉर्थ ईस्ट में। तो उस समय फिर उन्होंने बोला कि कौन जाना चाहेगा, तो आई वॉलंटियर। मैंने कहा वहां जाके एटलीस्ट वहां पे ऑपरेशनल एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और पीस टाइम से अच्छा है कि ऑपरेशनल ही ली जाए। तो इसलिए मैं फिर नॉर्थ ईस्ट में चला गया, और वहां पे भी काफी अच्छे हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशन हुए उस समय, ऑप राइनो वगैरह और ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस, और वो काफी चीजें इस चल रही इलाके थी में, वहां पे। नॉर्थ ईस्ट के इलाके में कलमान कौन से ये इलाके? ये इलाका था तकरीबन हाथीगढ़ जगह है, जो कि बॉर्डर ऑफ असम और भूटान के बॉर्डर पे हाथीगढ़ एरिया है। और उस जगह पे हम गए, मार्गारीटा टी गार्डन, और उस इलाके का है ये। मतलब ओके। ये गुवाहाटी से थोड़ा और आगे ईस्ट की तरफ है। वहाँ कितने दिन रहे आप वहाँ पे वहां नॉर्थ? पे मैं तकरीबन 6 महीने, छः से 8 महीने मैं वहां पे रहा था। फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग आ गई थी यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में, ओके, जो आप बता रहे थे नहीं, ये। उससे पहले, सॉरी, उससे पहले मैं स्टाफ के लिए गया था जम्मू। अपना G2 ऑप्स, तब BM होते थे इधर जम्मू में, 36 ब्रिगेड 26 डिव में। और उसके बाद फिर मैं G1 गया था अपना AGIF में।
ओके। तो अब ये बताओ मुझे कि बहुत बढ़िया करियर रहा आपका, ऑपरेशन भी किए, सब कुछ किया, वोंडेड भी हुए, स्टाफ कॉलेज कर लिया, और आपने बताया यूनिट का आपको 10 पैरा नहीं मिल रही थी जो कि आपकी यूनिट थी, तो आपने 21 पैरा एसएफ को रेस किया। आप पहले सीओ थे 21 पैरा एसएफ के? 21 पैरा ऐसे एक्चुअली रेस तो 95 में हो गई थी, हम्म। लेकिन जिसे कहते हैं कि भाई यूनिट वाज थोड़ा सा उसमें टर्मोइल चल रहा था, क्योंकि उस समय जो उनकी ट्रेनिंग और जब उनको कन्वर्ट किया गया था उस समय हो सकता है कि टाइम बहुत कम था सब चीज देखने के लिए, तो उस समय थोड़ा सा उनके साथ जिसे कहते हैं टाइम की कमी होने के कारण इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रहे थे। तो मेरे सबसे पहले सीओ थे कर्नल शिंदे, फिर उसके बाद आइवन क्रेस्टो आए, फिर उसके बाद कर्नल सेठ आए, तो मैं चौथा सीओ था कन्वर्जन ओके। होने के बाद। अच्छा। तो जब मैं ज्वाइन किया 21 पैरा, उस समय फरवरी का महीना चल रहा था, 2002 की बात है, और यूनिट थी कुपवाड़ा में। और कुपवाड़ा में डिवेट क्वार्टर के ऊपर एक जगह है ब्राउ पॉइंट, तो वहां पे हमारी यूनिट हुआ करती थी। और मैं वहां पे 2IC की हैसियत से गया इनिशियली। और 6-7 महीने के अंदर जब मेरा प्रमोशन होना था उस समय, फिर मेरे को मैंने एससीओ की कमांड संभाली अगस्त 2002 में। अगस्त 2002 में। ओके। वही हमारे टाइम पे वही 20 साल में सीओ बनते थे आप। 1982 कमीशन हुए तो 2002 में आप हाँ सीओ जी। बने, है ना? हाँ जी। तो या ये बताओ, एज ए सीओ नाउ, ये भी एक सपना होता है एक्चुअली, उसके बियॉन्ड तो हम देखते नहीं है, मिल जाए वो बोनस है। बट हम्म एक सीओ बनना, वो भी एक पैरा एसएफ का सीओ बनना, मतलब क्या फीलिंग थी आपकी? आपने नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन कर रखे, वैली और श्रीलंका, तो व्हाट वाज, मतलब आपने क्या किया वहां? तो सबसे पहली चीज जो एक्चुअली मेरी तो 21 पैरा में इतनी ज्यादा जान पहचान नहीं थी, मैं सबको जानता भी नहीं था, और ज्यादातर तो मैं 10 पैरा के लोगों के साथ करा था। लेकिन जो 10 पैरा की सिखलाई थी जो श्रीलंका में हमने सीखा था, तो मैंने बस उसी चीज को पकड़ के रखा और मैंने कहा कि हम यही करते हैं जो कि हम वहाँ कर रहे थे। और उसमें बेसिक स्टफ हम ज्यादा करना, सही तरीके से करना चाहिए हमें, जिसके कारण जो है आगे हमें सक्सेस मिलेगी। तो शुरू में थोड़ा सा हमारे साथ हादसे हुए, एक हमारा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई थी, एसी की गाड़ी थी, लेकिन जवान सारे हमारे थे, तो उसमें हमारा नुकसान काफी हो गया था। तो उसके कारण भी थोड़ा सा, जिसे कहते हैं जैसे ही आप कमांड लो और उसके साथ ऐसे एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो उसको फिर हमें टर्न बैक करना था, तो काफी ऑपरेशंस हमने वहां पे शुरू शुरू में करने शुरू किए। और फिर जब तक हमारे को सक्सेस आनी शुरू हुई, इनफैक्ट जो 3-4 ऑपरेशन में हमें सक्सेस आई, उसके तुरंत बाद जो है उन्होंने हमें नॉर्थ ईस्ट वापस भेज दिया। और उन्होंने बोला कि भाई वहां पे जरूरत है आपकी, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्शन का चल रहा था और कुछ एक एयरबोर्न एक्सरसाइज थी यूएस के साथ, यूएस स्पेशल फोर्सेस के साथ, तो इसलिए हमें वहां पे जाना पड़ा। दो लेकिन मेरे को ये काफी जिसे कहते हैं मेरे को झेलना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि अभी यूनिट सक्सेस लेने लगी थी, और तभी जो है ये हमारे को वहां से मूव कर दिया गया। लेकिन जब हम असम में पहुंचे, तो असम में कुछ ज्यादा इंसर्जेंसी वगैरह थी नहीं, इस पर मोर छोटा कोई पिस्तौल लेके घूम रहा है, कोई ग्रेनेड लेके भाग रहा है, उस टाइप की इंसर्जेंसी थी। उसमें स्पेशल फोर्सेस का ज्यादा कोई रोल दिख नहीं रहा था। तो फिर मेरे ये एक जो है मीटिंग हो रही थी, जिसमें कोर कमांडर भी थे और आर्मी कमांडर भी बैठे थे, और हम पीछे बैठे हुए थे, और डिस्कशन चल रहा था कुछ कि किस तरीके से ऑपरेशन वगैरह किए जाएं। और मैंने वैसे ही पूछा कि अगर आप मुझे इजाजत दें, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो उन्होंने बोला आ जाओ सामने। तो मैं आगे चला गया, तो कोर कमांडर बैठे हैं, आर्मी कमांडर बैठे हैं। तो मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा सर मैं अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ये बोलता हूँ कि आप एसएफ को सही नहीं इस्तेमाल कर रहे। मैंने ये बोला कि भाई अगर आप उसको एसएफ को एसएफ के तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे डिप्लॉय होने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं क्या मतलब है आपका? मैंने कहा मेरे पास इंटेलिजेंस है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो यहाँ की नहीं है, आसाम की, क्योंकि मेरे लड़के जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं और मेरे को पता है कहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है। और उसी समय क्या हुआ था कि एक यूनिट के एक ऑफिसर की डेथ हुई थी मणिपुर में, और उसका हथियार वगैरह छीन के ले गए थे। और तो ये यूएनएलएफ वाले मिलिटेंट थे। और तो मैंने कहा कि अगर आप हमारा सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें मणिपुर में भेजिए। तो वो उनको लगा कि ये कुछ बोल रहा है और हो सकता है कि इसकी बात में दम है। तो उन्होंने जो है एक टीम इमीडिएटली ऑर्डर पास किए कि भाई इनको मणिपुर में भेज दिया जाए, और वही जो एक हमारा जिसे कहते हैं हम चाहते थे। और जब हम मणिपुर में आए, हमारी शुरुआत सक्सेस से शुरू हुई, मतलब धीरे धीरे करके हमने बिल्ड किया। लेकिन वहां पे हम दो दो ढाई साल रहे जब तक मैं मेरे कमांड में था, और उसमें हमने कभी भी काफी मुड़ के नहीं हमने देखा, हमारी काफी सक्सेस वहां पे हमें मिली।
उसमें हमारा थोड़ा नुकसान भी हुआ, एक दो लोगों की जानें भी गई, और एक लड़के के टांग भी, मतलब उसको एम्पुटेशन करना पड़ा। लेकिन जो हमारी वहाँ की सक्सेस थी वो आगे चल के काफी जैसे लोगों के मन में एक ऐसा फीलिंग हो गया कि जहाँ पे 21 पैरा एसएफ जाती है वहां पे तो पक्का सक्सेस होगी। और कुछ एक इस तरीके से वहां पे बन गया था एटीट्यूड कि जहाँ पे सीओ जाता है वहां पे सक्सेस पक्का मिलेगी। तो मेरे पीछे बाकी यूनिट्स के टीम कंपनी लगा देते थे कि जहाँ पे कर्नल मान जाएंगे तो तुम उनके बहुत साथ रहना, वहीं पे एक्शन होगा, वहीं पे एनकाउंटर होगा, या यहीं वहीं पे वो उनको पता चलेगा क्या हो रहा है। तो मैं कई बार ऐसा सोचता था कि मैंने कई बार उनको राय दी कि मेरे साथ नहीं हो रहा, मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस ग्रिड बहुत तगड़ी थी। क्योंकि हम्म। जो भी लड़के मेरे यूनिट में नॉर्थ ईस्ट के थे, मैं उनसे इंटरव्यू वगैरह करता रहता था और उनसे पूछता रहता था कि क्या हो रहा है आपके इलाके में। तो उससे मेरे को इन्फॉर्मेशन, मेरा ग्रिड बहुत स्ट्रांग था। और इसलिए मैं जब प्लानिंग करता था तो सोच समझ के उस इलाके में जाते थे जहाँ पे पक्का सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और कई बार जब इंटेलिजेंस पक्की नहीं मिलती थी तो फिर हम अपना सर्वेलेंस ग्रिड और दूसरे तरीके से करके ऑपरेशंस इंटेलिजेंस गेन करते थे और एक्शनेबल इंटेलिजेंस निकालते थे। तो एक टाइम आया जब आफ्टर 1 डेढ़ साल के बाद तो मेरे को खुद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पहले तो मैं हर ऑपरेशन खुद जाके इनके साथ जाता था, देखता था क्या हो रहा है, क्योंकि इस वजह मेरे को समझ में आया कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, तो उससे हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन हमने बेसिक ड्रिल्स अपनी पकड़ के रखी, बहुत स्ट्रांग बेसिक ड्रिल्स थी हमारे लड़कों की, और इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थी। और जो जो नुकसान मैंने देखा था श्रीलंका में कि हमारे पास सही हथियार नहीं है, सही किस्म की ट्रेनिंग नहीं है, हमारा जो सामान हम कैरी करते हैं, जो अकूपमेंट है, यानी कि जो आपके पाउचेस वगैरह हैं, वो बहुत खराब हुआ करते थे उस समय। तो उस सबको हमने चेंज किया, क्योंकि हमारा बैटल क्राफ्ट, बैटल इक्विपमेंट, एवरीथिंग जो था वो कुछ तो हमने खरीदा भी, और उसको हमने काफी पॉलिश तो किया बहुत जिससे। मॉडर्नाइज, आई थिंक पैरा हाँ इससे बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं। मैं हाँ सोच रहा था आप कार्बाइन और राइफल की बात कर रहे थे श्रीलंका में। आई थिंक अब तो पैरा एसएफ के पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार हैं, जो हाँ। चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई कोई कमी नहीं है किसी चीज की। नहीं, हथियार तो देखिए थोड़ा सा तो जैसे हम हथियार AK-47 से बहुत अच्छा काम करा रहे थे, लेकिन जो अभी और अच्छे हथियार आ गए हैं उनसे तो आपकी काबिलियत, कैपेबिलिटी बहुत बहुत एडवांस हो बढ़ गई गया, है। बहुत हाँ स्पेशलाइज्ड काम हो गया अभी एसएफ हाँ। में। अच्छा, मैं अभी ना आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, सिंस आप ड्रिल और इसकी बात करें, मुझे अपने 36 RR के दिन याद आ रहे थे, और हम्म। मैं समझ सकता हूँ आप कैसे सीओ रहे होगे। ऐसे ही हमारे सीओ थे ब्रिगेडियर रायजादा। मैंने भी बहुत उनके साथ काम किया, तो हमारी यूनिट की भी बहुत जबरदस्त कामयाबी थी साउथ कश्मीर में। अब मैं आपको ना ऐसे ऐसे एन एक्सपर्ट पूछना चाहता हूँ, कल मान अभी रजौरी में, पुंछ में 2-3 ऐसी जगह हुए हैं हमारे 9 पैरा एसएफ और 48 RR, और हमें कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, बल्कि हम कैजुअलिटीज हमने ली है वहां पे। आपको क्या लगता है एज ए ले मैन, आप और मैं तो मीडिया से ही पढ़ रहे हैं, कि क्या रहा होगा, क्या हमें क्या ड्रिल्स में कमी है, या इंटेलिजेंस की कमी है, या वेयर डू यू पुट योर फिंगर? तो माई द एंटायर, आई वुड से इन ऑपरेशन में अगर सक्सेस होती है तो उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस में भी फेलियर की, जिसे कहते हैं, गुंजाइश होती है इन एवरी ऑपरेशन। And I say that कि even in a failure, there is a scope to improve. Now, you mentioned about intelligence, you mentioned about the drills. You, I am not, जिसे कहते हैं कि मैंने operations के बारे में इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया, बट डेफिनेटली देर इज अ स्कोप टू इम्प्रूव। क्योंकि मैंने जब भी वहां पे ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट वगैरह में और कश्मीर में मैंने ऑपरेशन किए थे, एक सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज मैंने वहां पे सीखी इसके, अगला ऑपरेशन जो आपका होगा, जो आपने पिछला ऑपरेशन किया है उसकी इंफॉर्मेशन आपके दुश्मन को मिल चुकी है कि आपने क्या किया, कैसे किया। तो आप उस तरीके से ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, यू जस्ट कैनॉट डू इट। ये आप समझ के चलो कि आपका हर ऑपरेशन अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और उसके अंदर जो आपके लड़के जिस तरीके से जो इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, या जो आपको इंटेलिजेंस मिल रही है, उसको जो है ठोक पीट के जो है, जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक आप वहां जा ही नहीं सकते। तो मेरा जब भी हम ऑपरेशन करते थे अपने यूनिट में, तो हमारा सेकंड ऑपरेशन वैसा कभी हो ही नहीं सकता। ये हमने जो अपने जिसे कहते हैं ना कि एक पत्थर की लकीर थी कि भाई एवरी ऑपरेशन हैज टू बी वेरी यूनिक। और उस ऑपरेशन को जब हम प्लानिंग करते थे, हम पहली चीज तो ये डिसाइड करते थे कि भाई एक जना सेम, अगर जैसे टीम कमांडर एक है,
तो वो टीम कमांडर नहीं करेगा, दूसरा वाला करेगा। अगर टीम के अंदर 3 ऑफिसर हैं, 4 ऑफिसर हैं, तो एक को चेंज करो इसको कि ये इसकी प्लानिंग करेगा। और उसके अंदर फिर मैं और अनसर्टेनिटीज डाल देता था। जब वो ऑपरेशन प्लान हो रहा है उस समय मैं ये कहता था कि उनको ये चीज के बारे में पता है, अभी आप इसको काउंटर करो, कैसे काउंटर करोगे। तो जो प्लानिंग है, एक ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए काफी टाइम लगता है मिच्योर होने में प्लानिंग को। तो वो प्लानिंग जो है हम बहुत मिच्योर तरीके से बैठ के किया करते थे, और उसमें हम सबके इनपुट्स लिया करते थे, और ये इंश्योर करते थे कि भाई अगला ऑपरेशन जो है थोड़ा डिफरेंट, अलग तरीके से होना चाहिए। अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं अलग तरीके से, तो फिर हम कुछ और सोचते थे, हम कहते थे कि इसको फिर हम कोई डिसेप्शन प्लानिंग करेंगे, या कोई हाँ। और सरप्राइज एलिमेंट डालने की जरूरत है। तो हम्म। ऐसी करके हमने प्लानिंग करी है, और मुझे मतलब टच वुड बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहना पड़ रहा है कि एक टाइम आया है जब हमारे लड़के ऑपरेशन करने या तो जाते ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन या सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब जाते थे वो वापस नहीं आते थे। वो कहते थे सर हमें छोड़ दीजिए, अगर आप 4 दिन का ऑपरेशन है हम 8 दिन बाद आएंगे, बस हमें खाना और रेडियो सेट की बैटरी भिजवाते रहिए, बस उनकी ये जरूरत होती थी। कहते थे कि अगर हमारी इंटेलिजेंस में या इनपुट्स में कमी है तो वो हम अभी दूर करेंगे, 4 दिन के बाद, 8 दिन बाद हमें पता चले। और कई कई ऑपरेशन तो 10-10 12 दिन उन्होंने किए हैं वहां पे, और मुझे कॉन्फिडेंस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ये लोग जो हैं 4 दिन से ज्यादा यहाँ पे सरवाइव कर ये पाएंगे, टिक लेकिन सकते हैं उन्होंने यहाँ पे, किया, करेक्ट। ने किया वहां और पे। और ये कैपेबिलिटी मैं देखिए हमारी पैरा एसएफ की है कि टू हाँ। लाई टोगो, बिल्कुल मतलब कमाल की ट्रेनिंग है। मैंने टू पैरा एसएफ के साथ काम किया वहाँ कश्मीर में, हम्म। तो मैं देखा हम्म। ये कैपेबिलिटी तो है ऑफ हम्म। स्टेइंग अवे फ्रॉम योर बेस। 4 दिन 5 दिन, आप तो 10-12 दिन की बात कर रहे हो, मिनिमम खाने पे रहना, और हम्म। सोना, और ये सारी जो दिनचर्या होती है उसको भी इस तरीके से करना कि भनक भी नहीं लगती कि यहाँ पे कोई फौजी है। हाँ, तो बिल्कुल सर ठीक। ये ये तो एक्चुअली मुझे, श्रीलंका में देखो हमने इतने नुकसान उठाए। एक छोटी सी चीज जो हम नहीं कर रहे थे वहां पे, कि हम खाने की पूरी जो है डालडा में बनाते थे, उसकी हाँ, स्मेल उनको पता चल जाए, या कोई सरसों का तेल लगा रहा है सिर में, या कोई साबुन लक्स का यूज कर रहा है, ये सब हमने छोड़ दिया था। हम कहते थे कि आपको उस तरीके का बनना है जैसा जंगल में होता है। अगर मैं आपको स्मेल कर सकता हूं तो इसका मतलब आपका सरप्राइज नहीं यकीन है। तो इवन जनरल नानावती हमें बताते थे, पहले सूंघो फिर देखो, या पहले सुनो फिर सूंघो फिर देखो। अगर ये पहले कर लोगे तो यू हैव, आई वुड से, सुपीरियरिटी ओवर योर एनिमी। अगर वो पहले आपको सुन लेगा, पहले वो आपको सूंघ लेगा, पहले आपको देख लेगा, तो यकीनन आपकी कैजुअलिटी होगी। नहीं आपने बहुत बड़ी बात की, इससे वो मुझे कैप्टन संधू याद आ गए, जिनकी मैं भूल जाता नहीं तो उनकी बात। वो हमारे भी इंस्ट्रक्टर थे कमांडो कोर्स में, ओके। तो छोटे ओके। से, वेरी हाँ हाँ। फिट, एंड मैड नो नो संधू, एंड मैड नो संधू। नॉनसेंस, नो हाँ। नॉनसेंस कम बोलते थे, है ना। या। तो मैं भी उनके नीचे फंस गया था कमांडो कोर्स में, ओके। वायो कोर्स, वायो 49 किया था मैंने। तो ओके। उन्होंने एक चीज बताई थी जो आज तक मेरे जहन में रही है, और मैंने अपने जवानों को हर जगह, हमने कभी डीओ यूज नहीं किया, कभी आफ्टर शेव यूज नहीं किया। ये सब इसलिए यूज नहीं किया, कहता हम वी आर लूजिंग आवर सेंस ऑफ स्मेल। और ये हम्म। पूरी वाली बात में, तो मैं आरआर में होते हुए जवानों को कहता था यार ये पूरी नहीं लेके जाएंगे, पूरी परोठा तली हुई कोई चीज लेके नहीं जाएंगे। हम कहते थे हम्म। उबले हुए अंडे ले जाओ, हम्म। उबले हुए अंडे ले जाओ, उपमा जैसी चीज को ऐसी ले जाओ, ऐसी चीज लेके हम्म। जाओ जिसमें ये डालडा घी या सरसों का तेल। और हम्म। यहाँ तक कि जुराब भी कैसे पहने, हमने बहुत कोवर्ट ऑपरेशन भी किए हुए हैं वो किसी और दिन हम्म। बात करेंगे, कि तुम्हारी हर चीज में ये झलकना नहीं चाहिए कि ये फौजी है, ये बाहर से आया हुआ है। तो तभी हम्म। आप जो है ना वहाँ तो कैप्टन संधू की बात, अब ना हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग फौज की बातें हो ली। अब मुझे बताओ, आपने फौज छोड़ी तो कब छोड़ी, और क्यों छोड़ी, और फिर क्या किया आपने? तो फौज छोड़ी थी तो उस समय तो सोचा था कि भाई, क्योंकि मेरी वाइफ भी आरबीआई में थी और बॉम्बे में थे। माय सन वाज ग्रोइंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड ही आल्सो नीडेड सम बिट ऑफ, आई वुड से, सपोर्ट, बिकॉज यंग किड। एंड तीसरी चीज ये थी कि बिकॉज मैंने जो एसएफ में करना था वो मेरे को लगा कि मैंने कर लिया है, जो भी मुझे अचीव करना था यूनिट को बेस्ट यूनिट बनाने के लिए, साइटेशन वगैरह वो सब मुझे मिल गया था। तो मैंने कहा अभी मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने फिर वो एमबीए एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट वाला कोर्स किया। उसके बाद मेरे को एचसीएल में काम करने का मौका मिला, तो वहां भी मैंने काम किया। तो ये सब किस साल चीज छोड़ी कर, आपने, किस साल हाँ, आपने रिजाइन किया आर्मी से? मैंने प्रीमेच्योर लिया था 2007 में।
तो 2007। तकरीबन 25, हाँ 2082 से 25 साल से थोड़ा कम। ओके। तो 24, हाँ, तो उस समय मैंने छोड़ी थी, और उसके तुरंत बाद ही फिर मैं HCL ज्वाइन कर लिया था। उधर मैंने 3 साल काम किया। और यही था कि मैं देख रहा था कि भाई अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, जैसे 90s के बाद जितना खुल गया है, इकोनॉमी इज डूइंग वेल, और बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज डूइंग वेरी, हम्म। इंडिया इज रियली ग्रोइंग। तो इट वाज अ ग्रोथ स्टोरी फॉर इंडिया एट दैट टाइम व्हेन आई लेफ्ट, एंड इवन नाउ इट इज। तो उस समय मैंने सोचा कि भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी ये भी है कि मैं कुछ और करना चाहता था, कि भाई जो मैंने कर लिया, अभी इसमें और क्या मैं कर पाऊंगा। और अगर मैं और सीनियर बन भी गया तो मुझे यही चीजें करती रहनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं कुछ और चेंज करना चाहता था अपनी लाइफ का, थोड़ा रास्ता जो है मैं थोड़ा अलग ढूंढना चाह रहा था। तो इसलिए मैंने फौज छोड़ी। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा HCL में। उन्होंने मुझे एक्चुअली बॉम्बे दिखाया पहली बात तो, क्योंकि मैंने बॉम्बे चर्च गेट के आगे देखा ही नहीं था। हम कोलाबा में रहते थे, और चर्च गेट हमारी एक्सट्रीम होता था, नहीं तो US क्लब। तो फिर जब HCL में गया तो उन्होंने बताया कि भाई ये बॉम्बे तो अंधेरी और गोरेगांव और ढाईसर से इधर इधर तक फैला हुआ है। तो मेरे को काफी उन्होंने घुमाया, काफी मेरे को सीखने को मिला, अलग अलग प्रोजेक्ट्स मैंने करे। और टेक्नोलॉजी वाइज मेरे को इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था कंप्यूटर्स के बारे में, लेकिन मेरे को बेसिक चीजें सीखने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि ये हार्डवेयर वगैरह जो है वो काफी बेसिक स्टफ होता है, और कंप्यूटर्स भी तब उस समय बेसिक ही था। तो उस चीज को मेरे को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एंड वो कर लेने के बाद फिर 3 साल के बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए, और कंसल्टेंसी करनी चाहिए। तो फिर मैंने कंसल्टेंसी वगैरह करी थोड़े टाइम तक एक कंपनी में। एंड वो कर लेने के बाद फिर मेरे को बार्कलेज ज्वाइन करने का मौका मिला। किसी ने मेरे को रिकमेंड किया, मैं उनको मिला, उनको अच्छा लगा कि भी मेरे काम करने का तरीका। और उन्होंने फिर मुझे बार्कलेज के लिए चुन लिया। तो वहां मैं 10 साल रहा। ओ। और लास्ट ईयर ओनली, लास्ट ईयर 2022 में मैंने वहां से भी रिटायर हो गया, क्योंकि मेरी एज हो गई थी। अभी वो एक्सटेंड तो करना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इट्स बेटर दैट आई लुक फॉर ओ। समथिंग एल्स, बिकॉज आफ्टर ऑल कितनी देर तक आप एक ही चीज करते रहोगे। और 10 साल हो गए थे मेरे को बार्कलेज में भी। तो कमाल है। कल मनदीप, अब मैं आ रहा हूँ। आपके जो नया पैशन है वो है दौड़ना। एक तो यू आर इंजर्ड इन बैटल, और आपके मतलब अभी भी इतने स्प्लिंटर्स हैं, ऊपर से यू आर 60+ नाउ, आई गैदर। तो आपको ये अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का ये जुनून कब सवार हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है। ये कैसे हुआ? तो जनरल मोर, आई वॉज ऑलवेज अ रनर, लेकिन मैं जब स्प्लिंटर्स वगैरह इंजरीज हो गई तो उसके बाद मैंने भागना इतना ज्यादा नहीं करता था, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह ने बोला तुम ज्यादा भाग नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी इंजरीज हैं नीज वगैरह में, और काफी एट्रिशन और वेयर एंड टेयर हो रखा है। तो मैं धीरे धीरे वॉक करता था, इवन आर्मी के अंदर जब मैं था, और थोड़ा भाग लेता था 3-4 किलोमीटर तक, बट ज्यादा एग्रेसिव रनिंग नहीं करता था। लेकिन जब मैं फौज छोड़ी उसके बाद मेरे को लगा कि अगर मैं, क्योंकि कॉर्पोरेट की लाइफ थोड़ी अलग होती है, वहां पे और कम हो जाता है ये सब भागना दौड़ना। तो उस लाइफ से मेरे को हेल्थ इश्यूज और काफी प्रॉब्लम होने लगी, कि मेरे से वो भी मुश्किल लग रहा था, भागना और सब कुछ। और अगर मैं नहीं भागता तो मुझे, जिसे कहते हैं कि अगर हेल्थ इश्यूज हो रहा है और आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो इट इज पॉइंटलेस। तो इसलिए मैंने फिर धीरे धीरे भागना शुरू किया। और सबसे ज्यादा मेरे को इंस्पिरेशन कह लो या मौका मुझे मिला हुआ, मैं जब बार्कलेज में था उस समय कोई एक अल्ट्रा मैराथन की बात कर रहा था, कि भाई 250 किलोमीटर ऐसे करने का प्लान बना रहे थे लोग, और कह रहे थे कि हम बाहर जाएंगे और वहां पे करेंगे। तब मैंने सोचा यार ऐसे 250 किलोमीटर कौन कर सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनसे मेरे को ये पता चला कि वो कौन सी कंपनी है वो जो ये ऑर्गेनाइज करा रही है। तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा। इट्स कॉल्ड रेसिंग द प्लेनेट। तो वो उसके हर साल वो 5 या 6 रेसेस ऑर्गेनाइज करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और हर साल एक नई रेस ऐड करते हैं। मतलब 5 रेस तो होती हैं, उसके अलावा एक छठी रेस और ऐड करते हैं, कोई नई जगह जाते हैं। तो वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि भी इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आपको 250 किलोमीटर भागना है या करना है, इट्स अ स्टेज रेस, तो आपको रोज तकरीबन एक मैराथन भागनी है, और 5 दिन में आपको ये जो है पूरा 250 किलोमीटर करना है। तो उसके लिए कहते हैं कि आपको 3 दिन लगातार 40 से 50 किलोमीटर भागना है। 3 दिन तक अगर आप भाग सकते हो या कर सकते हो, थोड़ा भी बीच में वॉक भी करना पड़ेगा, तो आप 250 भी कर सकते हो। और उसकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने बताया कि आपको रोज क्या करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, क्या पीना पड़ेगा,
किस तरीके से आपकी कितने घंटे आप निकाल सकते हो ट्रेनिंग में, वर्किंग डे में, और कितने घंटे आप निकाल सकते हो वीकेंड पे। और उसके साथ उन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी थी चीजों की जो आपको कैरी करनी है इस टाइप की स्टेज रेस में, क्योंकि उसमें वो कुछ नहीं देते, सिर्फ पानी देते हैं आपको। हम्म। खाना अपना लेके जाना है, आपको अपना इलेक्ट्रोलाइट लेके जाना है, आपको अपनी सॉल्ट लेके जानी है, और आपको अपना स्लीपिंग बैग लेके जाना है, आपको अपना मैट्रेस लेके जाना है। मतलब वो सिर्फ आपको पीने के लिए पानी देंगे रास्ते में, और जब आप एंड करोगे दिन में तो आपको गर्म पानी देंगे जिसमें आप अपना खाना खा सकते हो। उसके अलावा वाह। वो आपको कुछ नहीं देते थे। तो जब ये मैंने देखा यार, ये इस तरीके से कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन फिर मैंने पढ़ा उसके बारे में और देखा लोगों ने पहले की हुई है। और अगर आप 3 दिन तक 40-50 किलोमीटर भाग सकते हो या इवन वॉक कर सकते हो, तो आप 250 भी कर सकते हो। तो ये मेरे को कॉन्फिडेंस तो नहीं था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो जब मैं गया उसके लिए वहां पे, वो भी मंगोलिया में है जहाँ पे ये रेस होती है, और मैंने सब लोगों से बातचीत वगैरह करी और उनसे भी समझा ये कैसे करते हैं। तो कहते हैं कि आप सिर्फ आपको ये करना है कि भी आप चलते रहो, रुकना नहीं है बस। ये प्रॉब्लम है कि जिस दिन जब आप रुक गए तो उसके बाद दोबारा चलना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो जिस दिन आप जब शुरू करो तो उस समय ये सोच लो कि आपको आज 40-45 जितना भी है, क्योंकि एक दिन लॉन्ग मार्च होता है, उस दिन तकरीबन 70-80 भी करना पड़ता है, तो आप रुकना नहीं। और मौसम बीच में खराब होगा, मौसम बीच में बारिश भी होगी, ठंड भी पड़ेगी, अगर रात होगी तो -30 भी हो जाएगा, और दिन में +40 भी हो जाता है, क्योंकि डेजर्ट है तो गर्मी भी होती है। तो हाँ, ये कहते गोबी हैं डेजर्ट है, बहुत फेमस हाँ, वाइल्डनेस है ना। हाँ। तो उसमें हम्म। अलग अलग किस्म की हर दिन एक नया किस्म का जिसे कहते हैं चैलेंज है। और हर दिन जो है आपको यही सोचना है कि भाई कितने आज दिन का इसको है, खत्म कितने करना दिन है। का रेस है ये? तो ये 5 दिन का है, जिसमें आपको ये 250 किलोमीटर करना है। बीच में 5 दिन के एक दिन ब्रेक देते हैं, जिस दिन वो आपको रेस्ट करने के लिए या कपड़े वपड़े चेंज, मतलब जो भी आप कर रहे हो थोड़ा उससे ब्रेक मिल और जाता है, क्योंकि कई बार कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें? इसमें एवरेज तकरीबन 300 लोग एवरेज जाते हैं हर रेस में। और ये 300 लोग जो है, मैंने देखा कि कई तो लोग ऐसे हैं जो कि ये रेस जो है हर साल हर बार करते आ रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो जिनके उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कर रहे हैं और वो एज ग्रैंड पेरेंट कर रहे हैं। मतलब एक आपका भाई। ग्रैंड फादर है 70 साल का और उसका ग्रैंड चाइल्ड है वो 22 साल का है, वो दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो ये एक वाह। बड़ा देखने में मतलब शुरू में ये सोचते हैं हम कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब हम आप उनको देखते हैं तो काफी इंस्पिरेशन मिलती है उनसे कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर डूइंग इट। तो ये एक मतलब करने का मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भाई मैं कर भी पाया उसको। तो यू और प्रैक्टिस पहले आपने बॉम्बे में हाँ, तैयारी करी हाँ, इसकी, तो तभी वो तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस हुआ जाने का। फिर मंगोलिया कौन से साल में किया आपने ये? ये मैंने 2018 में किया था। और उसकी प्रैक्टिस साइन करने से पहले मेरे को किसी ने बोला कि आप साइन करने से पहले एक अल्ट्रा रेस तो भाग लो, क्योंकि आप मैराथन नॉर्मल भागते हो, हाफ मैराथन भागते हो, 10 किलोमीटर भागते हो, आपने कभी अल्ट्रा मैराथन तो भागी नहीं जो कि 40 से भी ज्यादा है। तो मैंने कहा हाँ, बात तो आपकी सही है। तो फिर मैंने एक बैंगलोर में हेनूर फॉरेस्ट है तो वहां पे हो रही थी, तो फिर मैंने उसके लिए अपना नाम दिया और फिर मैं वहां जाके भाग के आया। उसमें मेरे को ये लगा कि भागना तो मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं वॉक कर सकता हूँ वहां पे। तो मैं वॉक करता हुआ काफी आसानी से जो है मैंने वो क्लियर कर लिया। 75 किलोमीटर मैंने 11-12 घंटे में, 10 घंटे भी कुछ में किया था। और वहां पे मुझे एक और सज्जन मिले जो कि बैंक में काम करते थे, अभी रिटायर थे। और उन्होंने मुझे बताया कि उनके प्रॉब्लम अर्थराइटिस की थी, डायबिटीज की थी, और ये प्रॉब्लम जब तक वो बैंक में थे ये सब प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने ये भागना शुरू किया ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बोला कि बस यही है कि स्ट्रेचिंग थोड़ी करो और थोड़ा अपना डाइट के ऊपर ख्याल रखो, और अपनी जो मसल्स हैं उनको जो है, क्योंकि एज के साथ आपकी मसल्स जो हैं वो वेस्ट होने लग जाती हैं। बेस तो नहीं तो शुरुआती, अब हाँ। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो ये प्रॉब्लम जो है कोई नहीं आएगी, आपको भागते रहोगे। ये तो ये मैं मेरे को लास्ट में सीखने पूछूंगा को मिला। आपसे। मैं लास्ट में ये जरूर पूछूंगा खाने का और डाइट का। अब मुझे बताओ, जो ये प्रोजेक्ट है आपका, जो 1,000 किलोमीटर आप दौड़ना चाहते हो, आर्मी वेटरन्स हैं इसमें, आपने मेरे पास लिस्ट भी भेजी है कुछ लोगों की, कुछ को मैं जानता भी हूँ उसमें, कुछ और भी, हम भी इसमें सब देखते हैं कैसे हिस्सा लेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है आपका 1,000 किलोमीटर्स इन 2024, आर्मी वेटरन्स के साथ, और कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं, बॉर्डर एरियाज में आप जाना चाहते हो, ये गुजरात में, राजस्थान में, और जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहते हो आप, कश्मीर तक। तो इसके बारे में जरा बताओ, ये क्या नाम क्या है इस प्रोजेक्ट का, 1,000 किलोमीटर्स का क्या है ये?
सो ये बेसिकली वेटरन 1000 किलोमीटर एंड एपिक जर्नी, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट। एंड मैं इसलिए इसको ये देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे मन में बहुत सा जिसे कहते हैं कि शंकाएं होती हैं किसी चीज को करने की। जब मैंने 250 किलोमीटर करना चाहा था तो उस समय भी मेरे मन में बहुत शंकाएं थी कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या है कि माइंड को एक बार बता दें अगर हम कि भाई हम इतना करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद आपका पूरा लाइफ जो है बिल्कुल फोकस हो जाता है कि भाई अभी हमें ये करना है। तो ये फाइनली मेरे इट इज मन में माइंड, फाइनली इट इज माइंड गेम। फाइन, ये लंबी दौड़ जो है पूरी माइंड गेम है। छोटी दौड़ फिर भी आप कह लेंगे कि भाई स्टेमिना, एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। लेकिन जो लंबी दौड़ है उसके लिए आपका पूरा माइंड है जो कि आपको तैयार करना है, क्योंकि लंबी दौड़ आप सुबह उठ के अगले दिन नहीं कर सकते। अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको एक डेफिनेटली डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। एक रेज्यूमे होना चाहिए, एवरी डे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हर हफ्ते कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जो आपकी लंबी रेस है उसको करने की आपके अंदर क्षमता या स्टेमिना आप में आए। तो इसलिए लंबी दौड़ जो है इट इज ऑल डिसिप्लिन। अगर आप अपने माइंड को कंडीशन कर लेंगे तो डिसिप्लिन आ जाएगा, और डिसिप्लिन आने से जो है आप अपना फिजिकल कंडीशनिंग करना शुरू कर देंगे। और फिजिकल कंडीशनिंग के साथ साथ जो है आप और ज्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस पाएंगे। तो एक्चुअली ये मेरे मन में काफी दिन से चल रहा था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम एक तो लंबी दौड़ कर सकें और दूसरा हम अपने वेटरन्स को के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि वेटरन्स कम्युनिटी बहुत बड़ी है। और उनके बारे में जो कागजों में हम सोचते हैं या जो स्कीम्स हैं वो सब कागजों में है, लेकिन उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। क्योंकि रिटायरमेंट हो जाने के बाद आदमी जो है वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि एक अपना फोकस उसका अलग हो जाता है। पहले एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहा था, उसके बाद वो सडनली जो है प्राइवेट लाइफ में आता है, तो उस समय उसके सारा कुछ चेंज होता है, खाना पानी रहना, एक्सरसाइज वगैरह। और फिर उसको कोई मोटिवेशन नहीं रहती, क्योंकि जब फौज में होते हो तो फिर भी कोई मोटिवेशन रहती है, देशभक्ति का जज्बा रहता है। लेकिन थोड़ा वो प्राइवेट में आने के बाद वो सब खत्म हो जाता है। लोग जो हैं अपने ही फैमिली के फ्यूड्स वगैरह में, झगड़ों वगैरह में फंस जाते हैं, या फिर जो है कई अल्कोहलिज्म और एडिक्शन हम्म। के वो हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए एक ही बेस्ट मेरे को ये चीज लगती है कि भाई हमें फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, और हमें कनेक्टेड रहना चाहिए सोशली एंड मेंटली ऑल्सो। वी शुड रिमेन हेल्दी, तो इमोशनली ऑल्सो। सो ये सोच के मैंने कहा कि लेट्स डू समथिंग लाइक दैट। एंड बाकी ये है कि जैसे मैंने लास्ट ईयर एक हाफ मैराथन की थी, जो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था। जो हम बर्फ पे भागे, पेंगोंग सो लेक है हाँ ऊपर। हाँ, अच्छा, यू डिड दैट। हाँ, तो उसमें हमने क्या किया था कि हमें अलग किस्म के शूज पहनने पड़ते हैं या उसके क्रैम्पन वगैरह, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस था। जैसे हर चीज का एक नया एक्सपीरियंस था, इसी तरह से इस 1000 किलोमीटर का भी एक नया एक्सपीरियंस आएगा। और तो इसलिए मैंने सोचा, और लास्ट लास्ट ईयर ओनली हमारा आईएमए में एक गेट टुगेदर हुआ था जिसमें हमारे सारे कोर्स के लोग थे। तो वो सब बता रहे थे कि ये जो आप कर रहे हो इस सब चीज से जो है हमें बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वगैरह मिलती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं आपके साथ मिलके। तो फिर मैंने कहा कि चलो करते हैं, हम एक साथ मिलके करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो ये एक रेस है जो कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप सब लोग, अगर आप पूरा नहीं भागना चाहते, थोड़ा भागना चाहते, थोड़ा भागो। अगर आप भागना भी नहीं चाहते तो आप पैदल कोऑपरेट करो चलो। और कोऑर्डिनेट करो या लॉजिस्टिकली सपोर्ट करो। तो ये सब चीजें जो है एक साथ मतलब जब बैठी तो फिर मैंने चीफ जो है हमारे कोर्समेट, तो उनसे भी बात वगैरह करी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा है। पहले मैंने ये ऑफर किया कि भाई हम कश्मीर में करना चाहते हैं, कि भाई कश्मीर के बॉर्डर एरिया को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, उससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कश्मीर के लोगों के साथ। तो उन्होंने फिर बताया एमओ से अपना बात बात करके कि भाई अभी तो हालात ठीक नहीं है कि आप चैलेंज बॉर्डर एरिया में जाओगे तो उससे हमारा लॉजिस्टिक चैलेंज होगा। बढ़ तो जाएगा। आप अलग चीज सोचिए जिससे कि आप हमें इतना ज्यादा लॉजिस्टिकली वो ना हो। और तो फिर उन्होंने फिर बताया कि चलो आप अभी वो आर्मी एडवेंचर सेल को हमने बताया इस चीज के बारे में, तो उन्होंने फिर हमें बताया कि ये चीज आप कर सकते हो। और सिर्फ कश्मीर जो है सिंबॉलिकली हम जम्मू और उधमपुर जाएंगे, लेकिन बाकी जो है
राजस्थान, गुजरात, पंजाब जो है वो सारा बॉर्डर एरिया हम वेस्टर्न बॉर्डर जो है पूरा कवर करेंगे। ये और कब से स्टार्ट कर रहे हो आप? ये कब से स्टार्ट है ये? हाँ, तो ये जो है तकरीबन मार्च में फर्स्ट वीक में हम शुरू करेंगे गुजरात बॉर्डर से। दैट इज दीव एक जगह है जो कि बिल्कुल अपना वेस्टर्न साइड में है। वहां से हम शुरू करते हुए द्वारका है, बहुत ही अच्छी जगह है, और वहाँ पे एक टेम्पल भी है, तो वहाँ पे जाएंगे। दैट इज अबाउट 300 किलोमीटर्स, पहला जो स्टेज है। फिर उसके बाद हम वहां से बाय रोड जाएंगे, गदरा रोड, जो कि राजस्थान में है, हाँ हाँ, बहुत बॉर्डरिंग गुजरात। फेमस। और वहां से फिर हम जाते अपना ये जगह है जैसलमेर, लोंगेवाल होते हुए तनोट तक, जो कि राजस्थान में है। फिर उसके बाद हम थोड़ा रोड से जाएंगे अनूपगढ़, और फिर अनूपगढ़ से हम तकरीबन 300 किलोमीटर होते हुए अबोहर, फाजिलका, अब फिरोजपुर बहुत पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया इलाका, मैंने पूरे में आई हैव सर्व्ड इन दैट, अच्छा। ये सारी जगह मेरे लिए बहुत फेमिलियर है। हाँ। क्योंकि बाद में मैं मेरी यूनिट मैकेनाइज हो गई, और फिर मैं आर्मर्ड ब्रिगेड कमांड की मैंने, फिर मैं एक स्ट्राइक कोर में मैं स्टाफ में भी रहा। तो ये पूरे इलाके मेरे जो है, फिर आई रिटायर्ड एज चीफ ऑफ स्टाफ 12 कोर। तो ये ओके। तो ये फिर तो सारे आपसे इलाके ना, दे वेरी फिर तो फेमिलियर आपसे टू मी। नहीं नहीं, फिर तो आपसे हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इस इलाके में पूरे में जो लॉजिस्टिक्स वगैरह है वो आप पूरी तरह से समझते हैं। बस अब तो हम आपके आपकी साथ हैं, आप हमारे टीम लीडर हैं, हम आपकी टीम में। श्योर श्योर श्योर। तो इसीलिए हम ये इंटरव्यू भी उसी सीरीज में है, और लोगों के साथ भी करेंगे जो आपकी टीम में हैं, जो दौड़ने वाले हैं। तो ये बताओ ठीक। मुझे, तो ये मार्च में शुरू करके और 1,000 किलोमीटर कब पूरा करेंगे आप? ये तकरीबन हमें 40 दिन, 30-35 दिन हम सोच रहे थे शुरू में कि लगेंगे, लेकिन फिर हमने दोबारा सोच कर समझ के कहा कि भाई बीच में हमें एक एक दिन ब्रेक देना चाहिए बिटवीन द टू लेग्स, क्योंकि काफी बॉडी को वेयर एंड टेयर होगा। तो इसलिए हमारे को चाहिए कि बीच में एक दिन ब्रेक लें। तो अभी हम 40 दिन का हमें एस्टिमेट लगा रहे हैं। तकरीबन 10 अप्रैल तक जो है हम अपना जम्मू वाला लेग खत्म करके जम्मू में इसको कंप्लीट तो करेंगे। और इसमें उसके 1,000 किलोमीटर की एक्चुअल रनिंग शामिल है। और हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। कमाल की बात है कि 1,000 किलोमीटर रोड से नहीं है, 1,000 किलोमीटर दौड़ के है। दौड़ना है, पैदल है, जैसे भी है, लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम ये हाँ शेयर जी। करेंगे इसमें बहुत एक्टिवली, अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर तो पे शेयर करेंगे, जिससे कि जो लोग उस इलाके के वो जुड़ सकते हैं। जितना भी आपने दौड़ना है इस टीम के साथ, कल मनदीप सिंह मान की टीम के साथ और उन लोगों के साथ। तो सो इसकी तैयारियां पूरी चल रही हैं, आर्मी पूरा सपोर्ट कर रही है इसमें। तो इसमें हमने आर्मी से यही बताया कि भाई जहाँ पे आपकी सपोर्ट है, यानी कि लॉजिस्टिकली जैसे आपके स्टेशंस हैं या यूनिट्स हैं, तो वो सपोर्ट कर सकती हैं। अगर वहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई हो, तो फिर हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपनी गाड़ियां हैं हमारे पास, तो उसमें करेंगे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इवैक्यूएशन चाहिए, या फिर कोई रिपेयर वगैरह की जरूरत होगी, तो उस तरीके की मदद वो देने के लिए तैयार हैं। और वो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मोटे तौर पे यह है कि वो बॉर्डर पे हमें भागने की इजाजत, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो वो उन्होंने मिल हमें गई। दी। हाँ, वो मिल गई है। इसमें इसका कलमान फंडिंग का क्या है? बिकॉज इस सब इट विल कॉस्ट मनी, रहना है, खाना पीना है, व्हीकल्स चाहिए, फ्यूल चाहिए। ये इसका कैसे कैसे कर रहे हो आप? तो इस चीज को हम क्राउड फंडिंग की तरह से सोर्सिंग कर रहे हैं अभी। उसका प्लान बन रहा है। अभी वो लिंक वगैरह हम आपसे शेयर कर लेंगे। तो उससे फिर क्या होगा कि भाई जो भी इस रेस के लिए, रेस में जुड़ना चाहता है या फिर मदद करना चाहता है और एसोसिएट होना चाहता है, तो वो कर सकता है। दूसरा हमने ये सोचा है, और कुछ कंपनीज से हमने डायरेक्ट अप्रोच किया है ऑलरेडी, उनको हमने मेल्स भेजी हैं, और उनकी रिस्पॉन्सेज भी आ रही हैं। एक कंपनी ने हमें एश्योरेंस दिया है कि वो हमारा जो ये इलेक्ट्रोलाइट वाली प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है, सॉल्ट की जरूरत होती है, और जेल्स वगैरह की जरूरत होती है, वो सब वो हमारी मदद करेंगी। तो वो एक लीप कंपनी है, काफी शुरू यंग कंपनी है अभी। नए लड़कों, दो को फाउंडर्स ने शुरू करी है। हेमंत बेनीवाल है, वो भी एक अल्ट्रा रनर है। तो हाँ हाँ उन्होंने हाँ। हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमारी पूरी मदद करेंगे, और कोई भी जरूरत होती है तो उसको कर रहे हैं। और अभी ये टाटा मैराथन हो रही है 21 को यहाँ पे बॉम्बे में। तो हम अपना एक छोटा सा स्टैंड ही बना रहे हैं, जिसमें ये पूरे अल्ट्रा 1000 वेटरन रेस के बारे में उसमें हम लिखेंगे, जिससे कि लोग जो हैं उसके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी मदद इसमें एक हिंदी कर में भी सकते हैं। बनाओ ना इसका। ठीक है।
सैनिकों के साथ 1000 मील कुछ, मतलब वो टच होना हाँ। चाहिए। तो कई बार क्या लगता है जब इंग्लिश में होता है ना, तो वो हम्म, ठीक है, दोनों में अगर हो 1000 किलोमीटर एपिक रन विद वेटरन्स, एक ठीक हिंदी है। में भी सोच सकते हैं ऐसी पंच लाइन, ठीक है। 1000 मील हमारे साथ कुछ वी कैन वर्क आउट समथिंग, है ना, थोड़ा ठीक है, सा। नहीं बहुत अच्छा आइडिया है। आई एम, इसको हम पक्का अमल करेंगे और इसको भी बनाएंगे। और इसमें ना खूब जवानों को शामिल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है 10 पैरा एसएफ के वहीं के हैं, अच्छा ग्रेनेडियर्स के वहीं के हैं, मेरी जो यूनिट है वो बहुत है उस इलाके के रहने वाले, उनको भी कांटेक्ट करेंगे, आजकल व्हाट्सएप पे हैं सभी लोग। तो कोशिश करेंगे कुछ सैनिकों को भी जो है ना, जैसे आपने कहा रिटायर्ड, उनकी हेल्थ के बारे में तो थोड़ा उनको भी डालना है हमने ये भागने दौड़ने में ना, मुझे सिर्फ हाँ तो, ऑफिसर्स नजर आते हाँ हैं। इसको बनाया जा सकता है भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1000 किलोमीटर। बट और सिंपल नहीं, वो हाँ। भूतपूर्व होते ही ना सारी बात गड़बड़ हो जाती है, हमें पंच लाइन चाहिए हिंदुस्तानी में, प्योर हिंदी ओके। नहीं चाहिए। ओके। है ठीक ना, है। हमारी जो बोलचाल की भाषा में, कोई नहीं, मैं भी सोचूंगा, विल कम ठीक आउट है। विद समथिंग। श्योर श्योर। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। तो ये हम्म। ये बहुत जबरदस्त। अब मैं आपका ना इंटरव्यू, मैंने बहुत टाइम आपका ले लिया, बहुत मजा आ रहा है। मुझे ना दो चार चीजें बताओ आप, ये हाँ जी। क्योंकि बहुत बच्चे देखेंगे इस इंटरव्यू को, और आजकल हर कोई एनडीए आईएमए ओटीए जाना चाहता है, इसलिए नहीं कि अफसर बनना है, पैरा एसएफ जाना है। ये एक भूत सवार हो रखा है पूरे देश में। तो मुझे ना बड़े सिंपल टर्म्स में बताना चाहिए, टू बी एसएफ किस टाइप का माइंड सेट होना चाहिए, किस टाइप की शख्सियत आपकी होनी चाहिए, कैसी आपकी पर्सनैलिटी, सोच कैसी होनी चाहिए, ये बताओ जरा। तो एसएफ के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहली चीज तो बेसिक चीज है कि आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। और वो जो करना है वो भी समथिंग जो कि बहुत स्पेशल किस्म का काम होता है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के अंदर आप जो भी आपको सिखलाई दी जाती है वो हमेशा हम बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो आपकी एक सोच ऐसी होनी चाहिए जो कि यूनिक है कोई भी चीज करने के लिए। और आपको हर चीज को जो है करने के अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए, और आपको डरना नहीं है। क्योंकि जब आप डर गए तो आप जिसे कहते हैं कि जो मौका है आपने खो दिया। और हर प्रॉब्लम का जिसे कहते हैं एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। आपको उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं लेना है, आपको देखना है कि इसका सोल्यूशन कहाँ पे है। अगर आप उस सोल्यूशन को ढूंढेंगे तो वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि कभी भी जब प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर, या कोई भी चीज अगर पढ़ाई के अंदर आती है, तो वो उसको जो है एक बोझ की तरह ले लेते हैं। तो आपको जो है इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है उसको आप बोझ की तरह मत लो, उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि आपको एक मौका मिल रहा है इस चीज को करने का। और उसको आप एक यूनिक तरीके से करिए। और जो चीज आप एक बार कर लेते हैं उसको अगर आपको दोबारा करना है तो उसमें और ज्यादा सुधार आना चाहिए। तो इस तरीके की कार्रवाई आप हमने ऑपरेशन में भी करी, और हम अब एक्चुअल लाइफ में भी कर रहे हैं। तो मैं जब कमांड कर रहा था तो उस समय एक मेरे मन में जिसे कहते हैं ना, कई बार आपके मन में ये शंकाएं और ये सब चीजें आती हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो जब मैं रात को सोता था तो मैं उस शंका और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उस चीज को अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए सोचते हुए सोता था। और आम तौर पे मुझे सुबह उसका जवाब मिल जाता था कि उसको कैसे करना है। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि मेंटल माइंडसेट जो है आपका किस तरीके का होगा। इज इट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और इट इज टू वरी अबाउट अ प्रॉब्लम? क्योंकि वरी करने से सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं है, आप कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले है वो माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ठीक हो गया, उसके बाद आपका जो है फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल फिटनेस, या जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है, या जो आपको अपना लाइफ स्टाइल दिनचर्या आपको बनानी है, वो सब बन जाएगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई कर लोगे, अगर आपको भागना है तो आप भाग लोगे। तो उस तरीके से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। और अभी मैं 62 ईयर्स का हूँ। अभी जब मैं भागता हूँ, आज सुबह मैं भाग रहा था तो आज मुझे आज जन अपने मिस्टर चंद्रशेखर मिले, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। तो मैं उनके साथ भाग रहा था, तो मतलब उनको ये नहीं लग रहा था कि मैं 60 साल का या 62 साल का हूँ। लेकिन फिर भी मैं भाग रहा था, और मेरे साथ जो भाग रहे थे बहुत यंग लोग भाग रहे थे। तो ऐसा मैं मेरे को भी महसूस नहीं होता कि मैं 62 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो इट्स ये सब आपके माइंड के अंदर है। हम अपनी सोच को अगर बदलेंगे तो बाकी सब चीज बदल लेंगे। और जब ये सोच बदलती है ना, एक अजीब किस्म का जिसे कहते हैं नशा आता है। अब जैसे मैं भागता हूँ, अगर मैं जैसे बोला कि भी यंग लोगों के साथ भी मैं भाग सकता हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है उससे। तो इसीलिए अगर आप एसएफ ज्वाइन करना चाहते हो या कोई भी चीज करना चाहते हो लाइफ में, एसएफ तो चलो ठीक है, एक तरीका है फौज में आने का। अगर आप प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में हो, आप एक स्टार्टअप हो,
तो उसमें कितनी मतलब प्रॉब्लम्स कहेंगे या अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको सीखने का कितना बड़ा मौका मिलता है। तो अगर आप ये बोलोगे मैं स्टार्टअप में जाऊंगा ही नहीं क्योंकि वहां पे बहुत काम करना पड़ता है, तो फिर आप अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख रहे हैं, आप एक आसान तरीका, शॉर्टकट सोच रहे हैं कि आपको पैसा कमाना है या एक वो बनना है, तो उससे आप लीडर नहीं बन पाओगे। तो ये सब चीज आपके माइंडसेट में है। एंड ऑलवेज टेक हार्ड डिसीजन, जैसे कहते हैं कि अगर आपको मुश्किल और आसान डिसीजन में आपको चॉइस लेनी है, तो कोशिश करो कि अगर हार्ड डिसीजन ले रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी बढ़ोतरी भी तेज होगी। तो ये थोड़े मेरे हैं। मैं तो अपनी यूनिट में जब था मैं थोड़ा शेरो शायरी भी कर लिया करता था। हाँ, ये सुनाओ जरा। आई वुड लव टू हियर दैट। हाँ। तो मैं बेसिकली ये कहता था कि मुश्किल कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ठान लेने की है देर। दरिया तो क्या है, आग में भी कूद पड़े, सिर्फ ठान लेने की है देर। तो यू हैव टू एक बार डिसाइड करने की जरूरत है। अभी जैसे हमने 1000 किलोमीटर के लिए डिसाइड कर लिया है, अब कर लेंगे। लेकिन जब तक हमने इसके बारे में सिर्फ सोचा था, नहीं मतलब कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ माइंड में था कि हमें करना है करना है करना है, लेकिन अभी हमने इसका प्लान बना के पब्लिसाइज कर दिया है। अभी अब इसका अब आंसर भी कमिटमेंट हो मिलेगा। गई है। अब अब कमिट कर दिया कमिटमेंट है। होगी, अभी हम पीछे नहीं हट सकते। यही है हमारी लाइफ का, यही फंडा है। हमेशा हम यही करते रहे हैं कि भाई एक बार आपके माइंड ने डिसाइड कर लिया, उसको आप पब्लिसाइज करो एंड देन फाइंड अपॉर्चुनिटीज एंड वेज टू उसको करने की शक्ति अपने अंदर लाओ। तो सबसे जरूरी चीज है माइंड सेट। यही मैं हाँ यंग जी। लोगों को कहता हूँ, पहले ये माइंड सेट है, बॉडी बन जाएगी। पहले माइंड हम्म सेट है, मेंटली टफ बन जाओ, करेज, स्पेशली मॉरल करेज। ये हाँ, कहने की, अपनी गलती मानने की, अपनी ईगो, इन सब चीजों को थोड़ा साइड में करो, तो आप एक सही स्पेशल फोर्सेस के जो है नुमाइंदे बन सकते हो। सो हम्म एक लास्ट बस 2 मिनट और आपके। आप यंग लोगों को, मैं भी ना भी बहुत ट्रैवल करता हूँ कलमान, बहुत लाखों नौजवानों से टच में हूँ। मैं कल बैंगलोर एयरपोर्ट से आ रहा था, हर जगह ना वो एस्केलेटर लगे हुए हैं, और मेरे ना कुछ फितूर है। मैं सीढ़ी लेता हूँ हमेशा, अपना बैग भी, मेरे पास बैग था, कंप्यूटर था, जैकेट थी, खास तौर पे यंग लोगों को। और वो मेरे साथ है, यंग लोग 18 20 25 साल के उसमें जाते हैं, मेरे को फिर भी आई लव टू क्लाइंब स्टेप्स, इफ नथिंग एल्स। अच्छा लगता है वहां पहुंच के ऊपर। तो यंग लोगों के लिए आपके पास, इसमें फौज के हो या दूसरे हो, क्या मैसेज है यूथ ऑफ इंडिया, कि किस टाइप की आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसी थिंकिंग, सोच कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने देश देश के बारे में भी सोच रहे हैं कि देश को भी आगे लेके जाना है। सो आई थिंक द हमारे देश के अंदर बहुत यंग पॉपुलेशन है। एवरेज एज जो है वो 25 से 28 साल की है, वो हम सब जानते हैं। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें लिमिटेशंस हैं, सब जगह अच्छे टीचर्स नहीं है, या सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। तो जो बेसिक चीज हमारे को समझनी है वो ये है कि कैसे आप अपने आप को एक स्ट्रांग इंडिविजुअल लीडर बना सकते हैं। तो हम्म। वो उस चीज को बनाने के लिए आपको अपना जो काम करना है, जहां पे भी आप रहते हैं अपने आसपास देखिए, अगर गंदगी है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिसको करने से उस जगह का, जैसे कि हम एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं कि अगर हम पेड़ उगा सकते हैं, जैसे मैं बार्कलेज में था तो हम पहाड़ों पे चढ़ जाते थे और वहां पे सफाई किया करते थे। अभी भी आप देखोगे बॉम्बे जैसी जगह में जगह जगह पे कई बार कूड़ा गिरा होता है, या कॉलोनीज के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपको स्ट्रांग बनने में और एक अच्छा लीडर बनने में बहुत मदद करेंगी। देखो एक चीज तो ये है कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस तो ये बहुत जरूरी है, उसके हर एक बगैर के तो लिए आप है, आगे बढ़ नहीं हर एक सकते। के लिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, कुछ भी बनना है। और जो हम आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा ये टीवी और ये सीरियल्स और ये व्हाट्सएप और ये इन सब में जूझ रही है, और उनमें उनका ठीक है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन ये आपकी एक एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। और आप इन चीजों को अपना एक जिसे कहते हैं एक पिलर है, टूल है, बट इसको अपनी लाइफ को इससे डिपेंडेंट मत बनाओ। अपनी लाइफ खुद बनाओ, अपना रास्ता खुद चुनो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जहां पे भी आप रह रहे हैं पहले उस इलाके के अंदर अपनी अच्छी सोच लाइए, सफाई, एनवायरनमेंट के तरफ आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भाई ये इसको गंदा नहीं होना चाहिए। अपने आप को तंदुरुस्त करो। जैसे अभी मैं कितने साल से जब ये भागना शुरू किया और लंबी लंबी रेसेस के लिए दौड़ता हूँ, तो उसकी तैयारी करने के लिए मेरे को काफी टाइम लगता है। तो उसको मैं, आप दिन में गर्मी में धूप में तो भाग नहीं सकते, तो आपको जल्दी उठना पड़ता है। तो इसी तरह आपकी लाइफ में जो भी आप एक गोल पकड़ रहे हो,
आप उस गोल को इस तरीके से पकड़ो जिससे कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल फोकस हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि आप यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और टीवी और ये सब चीजों में ही आप अपना, या कोई ड्रिंकिंग में या और अदर सोशल एक्टिविटीज में जो है अपना टाइम वेस्ट स्मोकिंग, करते स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हाँ, ड्रग्स, और स्मोकिंग, ऊपर से ड्रिंकिंग। ये धर्म के उन्माद ने ना इन नौजवानों का पता नहीं क्या कर दिया है। तो मेरा तो यही राय है कि आप एक ऐसा तगड़ा गोल पकड़िए लाइफ के अंदर, और उसके फिर आई डोंट नो, जैसे कहते हैं ना 10,000 आवर्स इट टेक्स फॉर यू टू स्पेशलाइज इन एनीथिंग। तो आपको एक ऐसी चीज समझनी है जिसके लिए आप पैशनेट हो, और उस चीज को जो है पकड़ लो, चाहे 7 साल लगे चाहे 8 साल लगे, लेकिन उसमें अपनी माहिरता हासिल करो और उसके लीडर बन जाओ। तो जो है आपको बाकी सब चीजें जो है वो भी वो सही हो जाएंगी। नहीं तो क्या है कि आप अपना पूरा यूथ बिगाड़ दोगे। बहुत बढ़िया बात की आपने। शिद्दत से काम करो, लगे रहो, और बुरी आदतों से बचो। अच्छी हैबिट्स एंड फिजिकल और मेंटल टफनेस तो चाहिए हमें। यंग इंडिया चाहिए, तंदुरुस्त इंडिया चाहिए, फिट इंडिया चाहिए। तो कल मनदीप सिंह मान, ऑल द बेस्ट आपके ये 1,000 साल का जो आपने कैंपेन शुरू किया है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। वी विल मीट ड्यूरिंग दिस समवेयर और द अदर। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, वेरी इंस्पायरिंग। मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ, और मुझे पता है इस टॉक को जो बच्चे सुनेंगे वो भी बहुत इंस्पायर्ड होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच जनरल मोर। एंड मेरा तो यही है कि ना रात का आगाज ना दिन की चिंता है, तकलीफ पे काबू आराम की नहीं है चिंता, जिंदा है जिंदगी की नहीं है चिंता, सांस है लेकिन एक सांस की नहीं है चिंता। अगर आप ये सब चीज कर सकते हो ना, तो आपकी लाइफ बिल्कुल फोकस्ड रहेगी। तो ये मैं थोड़ा शेरो शायरी कर लेता हूँ जब मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो आपको पता बहुत होना जरूरी है। चाहिए आई एम इंस्पायर्ड। मैं भी इंस्पायर्ड हो गया हूँ आपके साथ बात करके, और मेरे अंदर भी वही जोश वाला जज्बा आ गया है 1,000 किलोमीटर करने का। तो मैं आपकी का पूरे हरे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी इंटरव्यू ली, और इसको आप आगे सोशल मीडिया में भी अ, भेजेंगे, जिससे और लोग हमारी इस 1,000 किलोमीटर वेटरन की रेस के साथ, सैनिकों के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।